अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने अपना दाहिना हाथ अर्जुन देव के हाथ पर अंगूठी की ओर बढ़ाया। उसे तोड़ना चाहता था। जैसे ही वो झुका, रक्त सागर पर लेटे अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। भले ही स्वर्ग मुझे वश में करना चाहे, फिर भी मेरा फायदा उठाने की आपकी बारी नहीं है। पुस्सी। अर्जुन देव जो अचानक जाग गए थे, तुरंत खड़े हुए और अपनी हथेली को अपनी छाती के सामने तलवार की मूठ पर पटक दिया। छोटी तलवार अधेड़ उम्र के तलवारबाज के शरीर में घुस गई। वो तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने एक कौर खून की उल्टी की और उसका रंग बेहद पीला पड़ गया था। अधेड़ उम्र का तलवारबाज जल्दी से पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति सदमे से भरी हुई थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लगभग बेजान अर्जुन देव इस समय जाग जाएंगे। अच्छा, अगर आप नहीं जागे होते तो ठीक था, मैं कुछ चीजें लेता और चला जाता। हालांकि जब से तुमने आज मुझे घायल कर दिया है, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। अधेड़ उम्र का तलवारबाज बेरहमी से चिल्लाया। उसने अपनी तलवार लहराई और एक चमकदार रोशनी टिमटिमाई। सार से बना एक गोशाक अर्जुन देव पर उड़ गया। गोशाक बहुत वास्तविक लग रहा था। हर पंख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह पानी की सतह के करीब फंस गया और अर्जुन देव पर चार्ज हो गया। एक विशाल ऊर्जा के कारण रक्त का पानी बढ़ गया। गोशाक की मदद से रक्त का पानी ऊंचा और ऊंचा हो गया। जब ये अर्जुन देव से केवल 100 मीटर की दूरी पर था, तो ये एक विशाल दीवार की तरह था जो दबाव की एक मजबूत भावना को दूर कर रहा था। अर्जुन देव ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और ब्रह्मांड की अंगूठी से चंद्र छाया कृपाण प्रकट हुई। कृपाण गुनगुनाई क्योंकि वो अपनी म्यान से बाहर निकल गई थी। वुकुई स्वर्ग को हिलाता है। नरसंहार की शुद्ध स्थिति से बना एक लाल रंग का दिव्य वुकुई पेड़ आकाश से उतरा, जिसमें एक अबुझने वाला तेज कृपाण इरादा था। बैंग। पेड़ की जड़ें गोशाक पर दब गईं। ये बुरी तरह से चिल्लाया और सार के तारों में बदल गया जो बिखर गया। लाल रंग के वुकुई पेड़ की ताकत कम नहीं हुई। विशाल लहर को दबाते हुए एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे पेड़ से बाहर फैल गई, जिससे उस विशाल लहर को दबा दिया जिसमें एक भयानक गति थी। उभनता हुआ लाल रंग का समुद्र एक बार फिर शांत हो गया। एक लाल रंग का वुकुई पेड़ पानी की सतह पर चुपचाप खड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्धारा कैसे बहती हो, ये बिल्कुल भी नहीं हिला। दूसरे पक्ष के पलटवार को तोड़ने के बाद अर्जुन देव ने निशा की ओर देखा। उसने देखा कि निशा की गोरी त्वचा घावों से लथपथ थी। वो बहुत दयनीय लग रही थी। अधेड़ उम्र के तलवारबाज के 9 अधीनस्थों के चेहरे पर मनहूस मुस्कान थी, क्योंकि वे उत्साह से निशा की ओर चल रहे थे। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं और उन्होंने पानी की सतह को जोर से धक्का दिया। इस किक का बल बहुत तेज था। उसके ऊपर कूदने के बाद पानी का एक स्तंभ आकाश में उठ गया। चमकदार वुकुई। एक लाल रंग के वुकुई ट्री शाखा कहीं से भी दिखाई दी। ये चमकदार लाल बत्ती के साथ टिमटिमा रही थी, जबकि वो सामने कल्टीवेटर की ओर उड़ रही थी। तेज हत्या क्यों अर्जुन देव के अटूट तेज कृपाण इरादे के साथ विलीन हो गई। लाल रंग के पेड़ की शाखा आकाश से उतरने वाली कृपाण क्यों की तरह थी। सामने वाले व्यक्ति को हड्डियों में कपकपा देने वाली ठंड महसूस हुई। वो जल्दी से मुड़ा और पीछे हट गया। उसने अपनी कृपाण खींची और कृपाण क्यों की एक स्क्रीन भेजी। कृपाण क्यों के इस ताने को सील करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नरसंहार और कृपाण इरादे से प्रभावित पेड़ की शाखा बेहद तेज थी। ये एक पल में कृपाण क्यों की स्क्रीन के माध्यम से छेद गया। फिर ये कृषक के सुरक्षात्मक सार को छेद गया और उसके दिल को छेद दिया। उसका दिल टूट गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अधिक मृत नहीं हो सकता था। उस व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और वो अत्यधिक असंतोष में पीछे की ओर गिर पड़ा। वो एक धमाके के साथ पानी की सतह पर भारी से उतरा। अन्य 8 चौंक गए। वे जल्दी से तितर-बितार हो गए और उतरे अर्जुन देव और निशा को दूर से ही घेर लिया। अर्जुन देव ने निशा को उठने में मदद की और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति ने मुझे बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मैं स्पिरिट ब्लड जेड में प्रवेश नहीं करना चाहती। निशा ने अपने होंठ के किनारे से खून पोंछते हुए कुछ बुरी तरह से कहा। अर्जुन देव ने अपनी समझ का संकेत देने के लिए सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वो स्पिरिट ब्लड जेड में प्रवेश नहीं कर सकती थी। हालांकि प्रवेश करने के बाद वो गहरी नींद में चली जाएगी। वो ठीक होने के बाद ही बाहर आ सकती है। वो कम से कम आधे महीने तक बाहर नहीं आ पाएगी। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से एक कपड़ों का सेट निकाला और उसे सौंप दिया। उसने शांति से कहा, जरूर, अगर आप कहते हैं कि आप प्रवेश नहीं करना चाहते तो आप प्रवेश नहीं करते। मैं इससे निपटूंगा। एक साथ हमला करो। ये बच्चा एरोस दानव को वश में कर सकता है। उसके पास बहुत सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। शेष 8 लोगों ने हिम्मत जुटाई और अंत में उनके दिलों में लालच ने उनके डर पर विजय प्राप्त कर ली। वे हवा में उड़ गए और अर्जुन देव पर सभी प्रकार के क्रूर हत्या कदम भेजे। हवा में बहुरंगी आक्रमणों को देखकर अर्जुन देव ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कृपाण को आगे बढ़ाया और जल्दी से अपने बाएं हाथ से हाथ की मुद्रा बनाई। उसके पैरों के नीचे लाल रंग की लहरें टिमटिमा गई थीं। वुकुई ब्लॉसम।
हाथ की मुद्रा बनाने के बाद अर्जुन देव ने अपने बगल में मौजूद निशा को उठाया। एक लाल रंग के फूल की कली ने उन दोनों को ढक लिया। बैंग बैंग, फूल की कली पर 8 तेज आक्रमण हुए। अर्जुन देव की क्यू और उसके भीतर बह रहा खून बह रहा था। फूल की कली के दबाव का विरोध करते हुए उसका रंग लाल हो गया। फूलों की कली से एक विशाल ऊर्जा फैलती है जिससे एक मजबूत शॉकवेव बनती है। आसपास एक लाल रंग की दीवार उठ गई। कुछ ही दूरी पर अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने फूल की कली को देखा। वो एक औषधि गोली निकालने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर वो पानी पर पालथी मारकर बैठ गया। उसके सीने पर घाव बहुत ही भयानक था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव सिर्फ एक साधारण शिखर मीडियल ग्रेड मार्शल किंग थे और इस तरह की चोट कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि वास्तविकता ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था। अर्जुन देव ने एक कृपाण प्रहार से अपनी हत्या की चाल को तोड़ दिया था, जिसमें उनकी ताकत का 60% हिस्सा था। यहां तक कि एक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के लिए भी इतना आसान समय नहीं होगा। तलवारबाज को पहले अपनी छाती पर लगे घाव का इलाज करना था। जहां तक अन्य 8 लोगों की बात है, उसे बस उन्हें थोड़ी देर के लिए देरी करने की जरूरत थी। वो इस बात से परेशान नहीं हो सकता था कि वे जीवित थे या मर गए। फूल खिलो, अर्जुन देव चिल्लाए और लाल रंग की फूल की कली तुरंत ढल गई। अनगिनत लाल रंग की पंखुड़ियां पानी की सतह पर तेजी से बह गईं। ये बहुत ही मनमोहक लग रहा था। अर्जुन देव ने निशा को उठाया और फूल खिलते ही हवा में छलांग लगा दी। उसने एक हाथ से अपनी कृपाण पकड़ रखी और पंखुड़ियों के बीच 8 सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स पर हमला किया। डांग डांग डांग। लाल रंग की पंखुड़ियों के नीचे एक अदृश्य लाल रोशनी बह रही थी। जब लाल बत्ती अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई तो उसकी गति काफी बढ़ गई। वो 8 लोगों के हमलों से बहुत ही शांत तरीके से निपटने में सक्षम था। अर्जुन देव की आंखों में एक हल्की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। उसकी चेतना के समुद्र में लाल सिंहासन लगातार कांप रहा था। नरसंहार की स्थिति हवा में फैल गई। ये स्पष्ट रूप से 1 के खिलाफ 8 था। हालांकि जब 8 लोगों ने अर्जुन देव का सामना किया तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई फायदा नहीं है। उन्हें पंखुड़ियों के बीच अर्जुन देव ने पूरी तरह से दबा दिया था। उस व्यक्ति ने कई बार पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन देव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। एक फ्लैश में उसने एक चमकदार कृपाण रोशनी भेजी और उस व्यक्ति को वापस मजबूर कर दिया। कृपाण तकनीक नरसंहार की स्थिति से भरी हुई थी। हालांकि अर्जुन देव ने अपने दिल में शांति महसूस की। उसने निशा को अपने आलिंगन में देखा और गहरी सोच में प्रवेश किया। ये वो भावना थी जिसे अर्जुन देव को अपने नरसंहार को नियंत्रित करते समय खोजने की जरूरत थी। वो सोच रहा था कि क्या इसका निशा से कोई लेना देना है। फूलों की पंखुड़ियों में अन्य 8 लोगों के लिए अर्जुन देव चिंतित नहीं था। भले ही फूलों की पंखुड़ियों में 10 और लोग हों, वो इन्हें फंसाने के लिए आश्वस्त था। एक और 15 मिनट के बाद 8 लोगों में से आखिरकार एक ओपनिंग का खुलासा हुआ। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनके पीछे अनगिनत फूलों की पंखुड़ियां नाचने लगीं। कृपाण के इरादे से उसके कृपाण पर एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने दूसरे पक्ष के हथियार को एक तरफ खटखटाया और धीरे से उसकी गर्दन काट दी। खून बह निकला और उसका सिर जमीन पर गिर गया। एक व्यक्ति की मौत के साथ अन्य लोग घबरा गए। उन्होंने केवल चार्ज आउट करने के बारे में सोचा। हालांकि इससे अर्जुन देव को एक बड़ा मौका मिला। अर्जुन देव के आलिंगन में पड़ी निशा ने अर्जुन देव के शांत भाव को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। ये युवा उन इंसानों से अलग था जिन्हें उसने पहले देखा था। एक और 7-8 मिनट के बाद अर्जुन देव ने शेष 7 लोगों के साथ व्यवहार किया। उसने अधेड़ उम्र के तलवारबाज पर नजर डाली, जो उत्सुकता से अपनी चोटों का इलाज कर रहा था। फिर उसने धीरे से निशा को हवा में उछाला और पानी पर उतर गया। वो कोई पैर से स्वर्ग को सहारा दे रहा है। फूलों की पंखुड़ियां हवा भर गईं और अर्जुन देव के पीछे नृत्य करने लगीं। अर्जुन देव के शरीर में एक असीमित लाल रोशनी बरसी, जिससे इस कृपाण की गति अपने चरम पर पहुंच गई। ये मैक 4.5 तक पहुंच गया। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने अपनी आंखें खोलीं और निकट आ रहे अर्जुन देव और उसके पीछे अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों को देखा। वो हैरानी के साथ मुस्कुराया और कहा, तुम पहले ही अपनी चोटों से उभर चुके हो, फिर भी तुम चार्ज करने की हिम्मत करते हो? अभद्र, ईगल स्प्रिंगिंग वांग। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने बेरहमी से चिल्लाते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। उसकी तलवार पर एक शानदार रोशनी बह रही थी और एक उग्र उकाब ने अपने पीछे से पंख फैलाए। इसने असीम आभा धारण की। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, हवा का एक झोंका तड़पने लगा। उसके नुकीले पंजे ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे, जो अर्जुन देव के सिर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान से, अर्जुन देव के पीछे पानी में मौजूद निशा ने धीरे से कहा। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसके पीछे असीमित लाल पंखुड़ियों के साथ उसने अपनी कृपाण को आगे बढ़ाया। अर्जुन देव की आंखों में फीकी लाल बत्ती चमकदार लाल हो गई। उन्होंने नरसंहार की स्थिति को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। लाल कृपाण की रोशनी तुरंत बेहद देदीप्यमान हो गई। ये इतनी चमकदार थी कि इससे लोगों की आंखों में चोट लग गई। तोड़ो! अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई और अपनी कृपाण से उकाब के पेट में छेद किया। बुम! फिर उसने उसके पेट में छेद कर दिया। एक ही समय में अर्जुन देव के शरीर पर 2 चील के पंजे लगे, जिससे 10 खूनी घाव हो गए। लेकिन बस इतना ही, अर्जुन देव फिर भी वहां से गुजरने में कामयाब रहा। अधेड़ उम्र के तलवारबाज की आश्चर्यचकित दृष्टि के पहले अर्जुन देव ने बहुत तेज गति से झपट्टा मारा और अपनी कृपाण से दूसरे पक्ष की तलवार पर हमला किया। फिर उसकी कृपाण की नोक दूसरे पक्ष की छाती में बार दी। ची!
अर्जुन देव के पीछे लाल रंग की पंखुड़ियां तुरंत अंदर आ गईं। एक विशाल बल में विस्फोट हुआ और तलवारबाज को कई 100 मीटर पीछे गिरा दिया। एक लाल रंग का वुकुई पेड़ जल्दी से घाव से बाहर निकला। जड़ों ने जल्दी से मध्यम उम्र के तलवारबाज के शरीर में जड़ें जमा लीं, उसके आंतरिक अंगों को मजबूती से पकड़ लिया। वुकुई पेड़ ने मध्यम उम्र के तलवारबाज पर दबाव डाला, जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसे हिलने से रोक दिया। अर्जुन देव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी कृपाण की नोक से खून टपक रहा था। जब वो मध्यम उम्र के तलवारबाज के पास पहुंचा तो उसने काटने में संकोच नहीं किया। निशा जो उसके पीछे आई थी, उसने अपना सिर झुका लिया और अर्जुन देव को देखने की हिम्मत नहीं की। वो फुसफुसाई, अर्जुन देव, क्या आप मुझे इस व्यक्ति से निपटने दे सकते हैं? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गया। फिर वो समझ गया कि निशा क्या मतलब चाहती हैं। ईरोज दानव मर्शों के यांग एसेंस को अवशोषित करके खेती करते हैं। एक मजबूत ईरोज दानव जो अपनी साधना को बढ़ाने के लिए यांग एसेंस पर निर्भर करता था, अन्य राक्षसों की तुलना में कमजोर नहीं होगा। आकर्षण तकनीकों के साथ जब उपयोग किया जाता है तो वे पुरुष कल्याणों के प्राकृतिक दास्य थे। अर्जुन देव को लगा कि निशा की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। नियमित ईरोज दानव इतने कमजोर नहीं होंगे। चार्म तकनीकों के अलावा वे और कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा निशा एक उन्नत दानव थी। वो राक्षसों का बड़प्पन था। वो दानव जाति की मार्शल तकनीक सीखने के लिए योग्य थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्यम आयु वर्ग का तलवारबाज एक छोटा पूर्णता आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था। वो निशा को उसकी ताकत वापस पाने में मदद करने में बहुत उपयोगी होगा। अर्जुन देव को डर नहीं लगा। अगर निशा की ताकत बढ़ जाती तो वो उसके लिए खतरा बन जाती। स्पिरिट ब्लड जेट के साथ वो हर समय उसके जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। अर्जुन देव आगे बढ़े और अधेड़ उम्र के तलवारबाज पर दिव्य वुकुई वृक्ष को बिखेर दिया। फिर उसने जल्दी से तलवारबाज की छाती पर थपथपाया और अपने मेरिडियन को सील कर दिया। अर्जुन देव ने निशा से कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जब इरोज डीमंस ने यांग एसेंस को अवशोषित किया तो वे आमतौर पर संभोग के दौरान ऐसा करते थे। वे आदमी को अत्यधिक आनंद का अनुभव लेने देते। जब आनंद अपने चरम पर पहुंच जाता था तो वे स्वचालित रूप से यांग एसेंस भेज देते थे। यांग एसेंस निकालने के अन्य तरीके भी थे, हालांकि प्रभाव बहुत कमजोर होगा। कोई भी इरोज दानव अन्य तरीकों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होगा। अर्जुन देव के बोलने के बाद वो जल्दी से इस जगह से चले गए। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं और सार की एक महत्वपूर्ण मात्रा को समाप्त कर दिया था। उन्हें अपनी चोटों से निपटने की भी जरूरत थी। निशा ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा। वो फूट फूट कर मुस्कुराई, अवाक रह गई। उसके बाद उसने अपनी निगाहें अधेड़ उम्र के तलवारबाज की ओर घुमाई। गुलाबी रोशनी की तारें पराग की तरह आसपास के वातावरण में बिखरी हुई थीं। अधेड़ उम्र के तलवारबाज की आंखें भय से भर गईं। वो जानता था कि उसका क्या इंतजार है। वो पानी की सतह पर खड़े होने का संघर्ष कर रहा था, भागना चाहता था। हालांकि वो असहाय था। उनके आंतरिक अंग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके अलावा उनके मेरिडियन को सील कर दिया गया था। उन्होंने कई बार संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मत आओ। निशा ने अधेड़ उम्र के तलवारबाज की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। उसकी टकटकी अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी, क्योंकि उसने अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए पराग प्रकाश को नियंत्रित किया था। पहले तो अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने विरोध किया, हालांकि अंत में उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसकी अभिव्यक्ति बेहद हर्षित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बेहद खुश अनुभव कर रहा हो। उसके मन में प्रेम के कई भ्रम उभरे। थोड़ी देर बाद निशा ने अपनी चाल चली। उसने अधेड़ उम्र के तलवारबाज का सिर पकड़ लिया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। यांग एसेंस की किस्में उसके शरीर में बह गईं। ये विधि अर्जुन देव की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। अगर उसे पता होता तो वो चकमा नहीं देता। जैसे ही यांग एसेंस की किस्में उसके शरीर में प्रवेश करती हैं, निशा की चोटें दृश्य दर से ठीक हो गईं। उसकी नाजुक त्वचा और भी चिकनी और अधिक उत्कृष्ट हो गई। कोई भी एक फीकी चमक भी देख सकता था। उसका पूरा चेहरा चमक रहा था और उसकी गोरी त्वचा इतनी नाजुक लग रही थी जैसे लगता था कि वो किसी भी क्षण टूट जाएगी। बैंग! निशा ने अपना हाथ छोड़ दिया और अधेड़ उम्र का तलवारबाज का शरीर धीरे धीरे पानी में गिर गया। अब वो सांस नहीं ले रहा था। मरने से पहले उसके चेहरे पर अभी भी एक हर्षित मुस्कान थी। निशा ने अधेड़ उम्र के तलवारबाज की स्थानिक अंगूठी हटा ली। हालांकि उसने इसे खोला नहीं। इसके बजाय वो पानी की सतह पर अर्जुन देव की ओर तेजी से चली दी। अर्जुन देव लाल रंग के समुद्र पर पालथी मारकर बैठा था। उसने अपने हाथों में 4 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पकड़े हुए थे। जब उसने निशा के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को दूर रख दिया, जिसे वो अवशोषित करना समाप्त नहीं कर रहा था। हों!
निशा ने स्थानिक अंगूठी अर्जुन देव को फेंक दी। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उन्होंने इसे अपने ब्रह्मांड की अंगूठी में रखने से पहले अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ स्कैन किया। जब अर्जुन देव ने तेजस्वी निशा को देखा तो वो थोड़ा भौहें चढ़ा गया। उसे नाराजगी का एक निशान महसूस हुआ। हालांकि जब उसने सोचा कि वो एक इरोज दानव थी तो उसे महसूस हुआ कि उसे मानव मानदंडों के आधार पर आंकना अनुचित होगा। अर्जुन देव को अब इस बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है। निशा ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जो बता सकती हूं उसका जवाब दूंगी। जहां तक मैं नहीं कर सकती मुझे मजबूर मत करो। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और उदासीनता से कहा, बहुत मत सोचो, मुझे तुम्हारी पहचान में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहला प्रश्न, मैं कितने दिनों तक सोया? 10 दिन। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव इतने लंबे समय तक सो रहे थे। उनकी मानसिक ऊर्जा पर तनाव बहुत अधिक था। इस बार अगर निशा की मदद नहीं होती तो कोई भी राक्षस या शापित कृषक उसकी जान ले लेता। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव को भविष्य में और ज्यादा सतर्क रहना होगा। उनकी मानसिक ऊर्जा को संयमित नहीं किया गया था और वो बहुत कठोर थी। वास्तव में ये वास्तविक युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। निशा की ओर देखते हुए अर्जुन देव ने धीरे से कहा, पिछले 10 दिनों में तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, तुम लिच फींड्स के बारे में कितना जानते हो, खासकर उस आखिरी एडवांस लिच फींड के बारे में? निशा ने कुछ सोचने के बाद कहा, लिच फींड्स बहुत रहस्यमय नहीं है। हर प्लेन में लिच फींड्स हैं। कुछ कृषक मरने के बाद अपनी नाराजगी इकट्ठा करते हैं। जब पर्याप्त आक्रोश होगा तो ये खुद को कंकाल से जोड़ लेगा और एक लिच फींड का निर्माण करेगा। ये विशेष रूप से मानव दानव युद्ध क्षेत्र में है। कौन जानता है कि पिछले हजारों वर्षों में कितने राक्षसों और कृषकों की मौत हुई है। लिच फींड्स का अस्तित्व होना कोई अजीब बात नहीं है। हालांकि ये आखिरी लिच फींड कुछ हद तक हास्यास्पद है। अर्जुन देव ने धीरे से कहा और पूछा, यह हास्यास्पद कैसे है? ये कुछ हद तक हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। एडवांस लिच फींड में इतनी ताकत नहीं होती है। इसके अलावा इसकी आभा बहुत कोमल, उज्ज्वल और सटीक है। मैंने ऐसा लिच फींड पहले कभी नहीं देखा। ये वास्तव में हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था। ये अपनी मानसिक ऊर्जा को इस स्तर तक ला सकता था। बस इसके बारे में सोचना ही डरावना था। हालांकि अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो लिच फींड समुद्र के तल को नहीं छोड़ेगा जब तक कि अर्जुन देव इसे उकसाता नहीं है। भविष्य में उसे अपनी मानसिक ऊर्जा को मजबूत करने के लिए लिच फींड का उपयोग नहीं करना होगा। उस तरह की अनटेम्पर्ड मानसिक ऊर्जा, चाहे उसके पास कितनी भी क्यों ना हो, ज्यादा काम की नहीं होगी। 10 दिन बर्बाद करने के बाद अर्जुन देव ने कुछ देर आराम किया। फिर उन्होंने हिचकिचाना बंद कर दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उसे नरसंहार की उस स्थिति को पूरी तरह से समझना था, अन्यथा अनंत परेशानी होगी। शायद एक दिन वो नरसंहार का गुलाम बन जाएगा और अजीब लाल रंग के सिंहासन द्वारा नियंत्रित हो जाएगा। अर्जुन देव ने अन्य कृषकों से परहेज किया और रास्ते में अपने प्रतिद्वंदियों को सावधानी से चुना। फिर वो एक सुनसान जगह पर रुक गया। उत्तर में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रक्त राक्षसों का एक समूह था जिसने अभी-अभी लड़ाई समाप्त की थी। मानव कृषकों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। रक्त राक्षसों का समूह वर्तमान में मानव मांस की दावत का आनंद ले रहा था। दृश्य अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। भले ही अर्जुन देव ने ऐसे ही कई दृश्य देखे थे, फिर भी वे अपने दिल में दुखी महसूस कर रहे थे। गिरे हुए काश्तकारों के लिए यह शायद सबसे दुखद अंत था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया। जब उनकी मानसिक स्थिति सामान्य हो गई तो उन्होंने अपना कदम उठाया। जीवन प्रदान मंत्र। अर्जुन देव चिल्लाया और खून से बनी 10-10 आकृतियां जल्दी से पानी की सतह पर प्रकट हुईं। वे बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। नंगी आंखों से कोई अंतर नहीं था। अर्जुन देव राक्षसों को लुभाने के लिए लाइफ बेस्टोवल मंत्र का उपयोग करने से पहले से ही बहुत परिचित थे। जल्द ही 10 विषम उच्च रैंक वाले रक्त राक्षसों ने भयानक मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। 12 उच्च रैंक वाले रक्त दानव अभी भी मेरी सीमा के भीतर होने चाहिए। मैं उनसे चुनौती दे सकता हूं। बचे हुए रक्त राक्षसों को देखते हुए अर्जुन देव ने नरसंहार की स्थिति को प्रसारित किया। फिर उसने लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया और रक्त राक्षसों पर हमला किया। का अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण खींची और एक लाल बत्ती टिमटिमाई। तीव्र लड़ाई शुरू हुई। एक उच्च रैंक वाला ब्लड डेमन पहले से ही सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग जितना मजबूत था। 12 उच्च रैंक वाले रक्त राक्षसों से निपटना उन 9 कृषकों की तुलना में और भी कठिन होगा जिन्हें अर्जुन देव ने पहले मार डाला था। लड़ाई लंबे समय तक चली।
तीव्र हत्या के बीच अर्जुन देव ने अपनी सभी मार्शल तकनीकों और आंदोलन तकनीकों को उनकी सीमा तक निष्पादित किया। अंत में लड़ाई अभी भी समाप्त नहीं हो सकी। अर्जुन देव केवल अपने नरसंहार की स्थिति को उसकी सीमा तक ला सके। नरसंहार की असीम इच्छा एक बार फिर उसके मन पर हावी हो गई। अर्जुन देव की कृपाण तकनीक तुरंत और भी तेज हो गई। अर्जुन देव की लाल आंखें उन्हें राक्षसों से भी अधिक राक्षस की तरह बना गईं। घुप काली कृपाण से खून बहता रहा। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र एक बार फिर लाल रंग से रंगा गया। जब अंतिम उच्च रैंक वाले रक्त दानव की मृत्यु अर्जुन देव से हुई तो नरसंहार से बनी लाल रोशनी की अनगिनत किरणें उसके माथे पर आ गईं। लाल रंग के सिंहासन में रक्त का पूल भी तेजी से बढ़ा। लंबे समय से दबी हुई रक्त पिपासु आखिरकार फूट पड़ी। तर्क और इच्छा के टकराव ने अर्जुन देव को एक बार फिर असीम दर्द में डुबो दिया। उसके चेहरे के भाव बहुत ही भयावह थे। शू, एक मंद लटाई चमकी और निशा प्रकट हुई। उसका शुद्ध चेहरा तुरंत अविश्वसनीय रूप से मोहक हो गया। उसकी बादाम की आंखें आड़ू के फूलों की तरह खिल रही थीं, कोमल और आकर्षक। सिर्फ एक नज़र के साथ कोई भी उनमें डूब जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही निशा प्रकट हुई, अर्जुन देव का दर्द काफी कम हो गया। उसकी आंखें भी लाल से लाल में बदल गईं। मारने की इच्छा धीरे धीरे कम हो गई और उसकी जगह एक सहज इच्छा ने ले ली। अर्जुन देव की आंखों में एक धुंधला भ्रम दिखाई दिया। उसके सामने निशा उसके दिल की आदर्श देवी बन गई थी। वह शुद्ध और मोहक लग रही थी। वह मंद मुस्कुराई। एक नज़र से वह उस प्रेमी की तरह लग रही थी जिसका उसने कई सालों से इंतजार किया था। इस तरह की आकर्षण तकनीक शुद्ध रूप से वासना का प्रलोभन नहीं था। इसके बजाय यह किसी के दिल की गहराइयों में प्रवेश करता था और गहराई में जो सबसे अस्पष्ट भावना थी उसे उभार देता था। वह व्यक्ति है जिसे आप तलाश रहे हैं। वह महिला है जो मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर अंत तक आपका साथ दे सकती है। भले ही दुनिया बदल जाए, भले ही समुद्र सूख जाए और चट्टानें ढह जाएं, भले ही दुनिया बदल जाए, भले ही समय बीत जाए, फिर भी वह अंत तक चुपचाप आपका साथ देगी। इस तरह के शब्द किसी के दिमाग में बजते रहते, जैसे सम्मोहन, बार बार किसी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह सच था। किसी के दिल में केवल एक ही इच्छा थी और वह थी उसे अपने पास रखना, उसकी सांस को, उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, उसके सब कुछ को प्राप्त करना। यह बेहद डरावना था। मारने की इच्छा की तुलना में यह वास्तव में एक छोटा सा भी कमजोर नहीं था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अर्जुन देव ने इस प्रलोभन का विरोध करने और अपनी खोई हुई आत्मा को थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश की। यह देखकर कि अर्जुन देव अपनी मारने की इच्छा के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, निशा मंद मंद मुस्कुराई और अर्जुन देव के सामने शांति से खड़ी हो गई। काफी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। निशा को देखते हुए वे अतुलनीय रूप से शांत थे। उसने शुरुआत में जो कहा था उस पर वह पहले से ही विश्वास कर रहा था। केवल मैं ही तुम्हें वध की लालसा से वापस ला सकता हूं। अर्जुन देव ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि आपकी चार्म तकनीक में सुधार हुआ है। क्या इसका पहले के मामले से कोई लेना देना है? स्वाभाविक रूप से पहले का मामला निशा द्वारा तलवारबाज की यांग ऊर्जा को अवशोषित करने के मामले को संदर्भित करता था। निशा ने सिर हिलाया और इससे इनकार नहीं किया। अर्जुन देव ने निशा की ओर देखा और पाया कि उसने खुद को उसकी कल्पना से भी अधिक गहराई से छिपा लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, यदि एक दिन आप अपनी आकर्षण तकनीक को वितरित नहीं करते हैं और मैं इसमें गिर जाता हूं तो क्या होगा? निशा ने अपने शुद्ध और गोरे चेहरे पर एक कोमल मुस्कान प्रकट की। उसने अस्पष्ट रूप से कहा, कौन जानता है? ऐसा लगता है कि स्पिरिट ब्लड जेड उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, अगर वो मुझे मोहित करने में सफल हो जाती है तो उसके लिए स्पिरिट ब्लड जेड के नियंत्रण से बचना आसान होगा। अर्जुन देव ने बिना कुछ कहे लाल रंग के समुद्र से कुछ पानी को परिष्कृत किया और लापरवाही से अपने शरीर को धोया। फिर उन्होंने फिर से अपना अनुभवात्मक प्रशिक्षण शुरू किया। अर्जुन देव को अभी तक नरसंहार की स्थिति का सही मायनों में अंदाजा नहीं लगा था। उसे अपने दिमाग को नरसंहार की स्थिति से भर देने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी एक शांत दिल बनाए रखना था, तभी उन्हें सफल माना जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन देव आंतरिक क्षेत्र में जितना गहरा गया, राक्षसों से वो उतने ही मजबूत मिले। हर लड़ाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। कई बार ऐसा हुआ जब वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत के करीब था। वह बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ता था क्योंकि वो जीवन और मृत्यु की सीमा पर मंडरा रहा था। लाल रंग के सिंहासन में लाल रंग का पूल पहले ही खून की झील में बदल चुका था। यह पहले की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया था। अब केवल एक विचार के साथ नरसंहार की बढ़ती स्थिति उगलने लगेगी। हालांकि जब अर्जुन देव ने नरसंहार की स्थिति को अपनी सीमा तक पहुंचाया तो उसमें डूबने की इच्छा और भी अधिक निडर हो गई। अगर निशा की मदद नहीं होती तो शायद वो टिक नहीं पाते।
हर दिन और रात लड़ाई के अलावा केवल लड़ाई होती थी। अनंत लड़ाइयां, अनंत नरसंहार हुए। परिणाम स्वरूप अर्जुन देव का युद्ध का अनुभव तेजी से समृद्ध होता गया। युद्ध में कृपाण तकनीकों और मुट्ठी तकनीकों का उनका उपयोग अधिक लचीला हो गया। कभी कभी वो कुछ मार्शल तकनीकों को संशोधित भी कर सकता था ताकि उन्हें खुद के लिए और अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र की क्रूरता ने अर्जुन देव की मनस्थिति को और भी दृढ़ बना दिया। राक्षसों के लिए भोजन बनने वाले काश्तकारों ने भी उसे लगातार आगे बढ़ाया। यदि अर्जुन देव राक्षसों के लिए भोजन नहीं बनना चाहते थे तो वे केवल मजबूत और मजबूत बन सकते थे। इस विशेष दिन अर्जुन देव द्वारा अपनी लड़ाई समाप्त करने के बाद निशा ने उन्हें नरसंहार की स्थिति से वापस खींच लिया और एक अनुरोध किया। मैं स्पिरिट ब्लड जेड में फिर से प्रवेश नहीं करना चाहता। मुझे वहां का वातावरण पसंद नहीं है। अर्जुन देव बहुत पहले से समझ गए थे कि निशा को स्पिरिट ब्लड जेड में वातावरण पसंद नहीं है। उस समय जब वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी तब भी उसने प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसके कारण वो उस वातावरण से बेहद डरती थी। अर्जुन देव बुदबुदाया, जरूर, यदि आप कहते हैं कि आप प्रवेश नहीं करना चाहते तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा। निशा कुछ हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतनी आसानी से सहमत हो जाएंगे। आखिरकार एक इंसान के लिए काश्तकार के बगल में ईरोज दानव को देखना परेशानी भरा होगा। निशा ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, धन्यवाद। भूम भूम भूम। ठीक इसी समय अर्जुन देव ने दूर से एक जोरदार विस्फोट सुना। समुद्र की सतह से लहरें फैलीं। जब लहरें अर्जुन देव के चरणों में पहुंचीं तो ऊपर से एक बल आया। गार्ड से पकड़ा गया अर्जुन देव को उड़ा दिया गया। सौभाग्य से अर्जुन देव ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने वापस खड़े होने के लिए कुछ बल का उपयोग किया और वाइटल क्यू उनके पैरों से आया। जब दोनों सेनाएं आपस में टकराईं तो उन्होंने अर्जुन देव के सामने 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार बना ली। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है। भले ही शौक लहरें अब तक यात्रा कर चुकी हैं, फिर भी वो इतनी मजबूत है। उस व्यक्ति के पास एक महान पूर्णता के आधे कदम वाले युद्ध सम्राट का युद्ध कौशल होना चाहिए। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, यह इनर रीजन का सबसे गहरा हिस्सा नहीं है। इतने मजबूत कल्टीवेटर को देखना दुर्लभ है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने जाने और देखने का फैसला किया। 15 मिनट के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ लड़ाई का दृश्य देखा। चमकीले पीले वस्त्र धारण किए एक युवा कल्टीवेटर लाल रंग के समुद्र पर खड़ा था। वह अकेले ही 20 पंख वाले राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था। ज्वलंत पाम, युवक चिल्लाया और हजारों जलती हुई हथेलियां भेजीं। पंख वाले राक्षसों के झुंड में जलती हुई हथेलियां फटीं और उनमें से कईयों को घायल कर दिया। हजारों जलती हुई हथेलियां फटीं और एक तीव्र शॉक वेव में मिल गईं जो चारों दिशाओं में फैल गईं। शुरुआत में जिन लहरों का सामना अर्जुन देव को करना पड़ा था वो इसी कदम के कारण होनी चाहिए थी। जब अर्जुन देव ने ये सब देखा तो वो हैरान रह गए। वह खुद भी एक साथ इतने सारे पंख वाले राक्षसों को आकर्षित करने की हिम्मत नहीं करेगा। अधिक से अधिक 15 पंख वाले राक्षस उसकी सीमा होंगे। इसके अलावा अर्जुन देव ने इस व्यक्ति को इतना छोटा होने की उम्मीद नहीं की थी। यह व्यक्ति उससे ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, लेकिन वो पहले ही आधी कदम वाला मार्शल सम्राट था। उनका समग्र युद्ध कौशल रुद्र भाटी के बराबर था। 4 देशों के युवा काश्तकारों में ऐसी प्रतिभा नहीं होनी चाहिए। यह व्यक्ति महान जिन राज्य का प्रतिभाशाली कल्टीवेटर या असीम सागर का स्थानीय विशेषज्ञ होना चाहिए। पंख वाले राक्षस बहुत तेजी से उड़ते थे। इस हमले को रोकने के बाद उन्होंने तुरंत युवक को पकड़ लिया। यदि वो उसे घेर लेते हैं तो चाहे उसकी कल्टीवेशन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। युवक घबराया नहीं। बर्फ से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेलियों में एकत्रित हुई जब उसने उन्हें आगे बढ़ाया। वो पंख वाले राक्षसों के झुंड में ठंड के धब्बे फैल गए। जब ठंड ने पंख वाले राक्षसों के शरीर को छुआ तो ये तुरंत कठोर बर्फ में बदल गया, जिससे वो धीमे हो गए। युवक रिटे ने पीछे हटने के इस अवसर का लाभ उठाया। उसके और पंख वाले राक्षसों के बीच की दूरी एक बार फिर से बढ़ गई। फिर उसने एक ग्रुप फायर रिस्पॉन्सिव अटैक किया। यह बार बार दोहराया गया। युवक की अभिव्यक्ति शांत थी। हालांकि कई पंख वाले राक्षस थे, लेकिन वो उसके नियंत्रण में थे। वे उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते थे। युवा कल्टीवेटर की बर्फ और आग की विशेषताओं की मार्शल तकनीक बहुत चिकनी थी। जब उनकी चरम मूवमेंट तकनीक के साथ जोड़ा जाता है तो इससे ये आभास होता है कि वो अपने हाथ की हथेली में उच्च रैंक वाले विंग्ड डेमन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हालांकि अर्जुन देव को पता था कि ये व्यक्ति आग से खेल रहा है, चाकू की नोक पर नाच रहा है। अगर वो सावधान नहीं होता तो वो तुरंत यहीं मर जाता, पंखों वाले राक्षसों के लिए भोजन बन जाता। हालांकि युवा कृषक वास्तव में चाकू की नोक पर नाचने के योग्य था। शायद इस तरह का रोमांचक और तनावपूर्ण खेल वो था जो उसने चाहता था। 1 और 15 मिनट के बाद 30 उच्च रैंक वाले पंखों वाले राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि युवा कृषक को कोई चोट नहीं आई।
पीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर को युद्ध के मैदान को साफ करने की जल्दी नहीं थी। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और धीरे से कहा, मित्र, इतनी देर देखने के बाद क्या आप अपने आप को दिखाने का इरादा नहीं रखते हैं? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन 1 किलोमीटर दूर रहे अर्जुन देव ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। दूसरे पक्ष ने उसकी आध्यात्मिक भावना को महसूस किया होगा। लड़ाई अभी समाप्त हुई थी, इसलिए इस व्यक्ति के पास केवल 50% ताकत बची थी। अर्जुन देव को डरने की जरूरत नहीं थी। वो धीरे धीरे दूर से चला गया और शांति से युवक की ओर देखा। उन्होंने कहा, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, मैं बस वहां से गुजर रहा हूं। पीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने अपनी गहरी आंखों से अर्जुन देव को आकार दिया। वो अर्जुन देव की साधना से अंधा नहीं हुआ था। अर्जुन देव की आंखों में पीले वस्त्र वाले कृषक ने एक विशाल छिपे हुए हत्या के इरादे को देखा। कृपाण की हल्की गड़गड़ाहट भी थी। जब पीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने पीछे मुड़कर देखा और अर्जुन देव के पीछे निशा को पाया तो वो थोड़ा भौं चढ़ा गया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। बिना कुछ कहे उसने सीधे हथेली पर प्रहार कर दिया। बैंग! लाल रंग के समुद्र से एक विशाल लहर तुरंत ऊपर उठी। कोल्ड क्यूई जल्दी से लाल रंग की लहरों से फैल गई और एक विशाल लाल रंग की बर्फ की हथेली में जम गई, जो अर्जुन देव की ओर बढ़ गई। विशाल लाल रंग की बर्फ की तालीम 500 मीटर से अधिक लंबी थी। उसकी 5 उंगलियां आकाश को सहारा देने वाले खंभों की तरह थीं। लाल रंग की हथेली पर रेखाएं स्पष्ट थीं और उसमें से लाल रंग की ठंडी क्यूई फैल गई। हथेली एक छोटे से पहाड़ की तरह नीचे दब गई। लहरें उठीं और उफान पर उठीं। विशाल हथेली के सामने अर्जुन देव चींटी की तरह महत्वहीन थे। अर्जुन देव युवा साधक के खिलाफ सतर्क था। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष एक पल में इस तरह के शक्तिशाली हत्या के कदम को अंजाम देगा। ये बस अविश्वसनीय था। हालांकि अर्जुन देव के लिए चौंकने या घबराने का समय नहीं था। ठंडी क्यूई फैल गई और विशाल हथेली नीचे दब गई। इसका क्षेत्र इतना बड़ा था कि अर्जुन देव पीछे नहीं हट सकते थे। बढ़ती ठंड क्यूई ने समुद्र के तल में गोता लगाने के उनके विचारों को भी बाधित किया। यदि अर्जुन देव समुद्र के तल में गोता लगाता है तो ठंडी क्यूई उसे एक बर्फ की मूर्ति में जमा देगी, जिससे वो दूसरों की दया पर रह जाएगा। अर्जुन देव पीछे नहीं हट सकते या चकमा नहीं सकते। इस स्थिति में वो केवल लड़ सकता था। खून के रंग की बिजली समय समय पर घुप अंधकार आकाश में फैल गई। एक लाल रंग का वुकुई अर्जुन देव के सिर के ऊपर तेजी से बढ़ गया। जैसे ही लाल रंग का वुकुई पूरी तरह से बन गया, अर्जुन देव की कृपाण की नोक पर एक लाल रंग की रोशनी जमा हो गई। प्रकाश तेजी से लंबा हो गया। जैसे ही विशाल हथेली नीचे दबाई गई, वो हथेली के केंद्र की ओर दौड़ पड़ी। बैंग! जब अर्जुन देव ने अपने कृपाण के इरादे को अतुलनीय रूप से तेज लाल रंग की कृपाण के इरादे में डाला तो ये और भी तेज हो गया। ये वुकुई ब्रेक द हेवेंस पहले से कहीं अधिक मजबूत था। प्रकाश की एक चमक के साथ एक पल में हथेली के केंद्र में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। रक्त के रंग की विशाल बर्फ की हथेली पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। विशाल लाल रंग की बर्फ की हथेली पर दरारें फैल गईं और जैसे ही वो अर्जुन देव के सिर को छूने वाला था, चकनाचूर हो गया और अनगिनत लाल रंग के बर्फ के टुकड़ों में बदल गया, जिससे हवा भर गई। रंबल! अवशेषित कृपाण के इरादे ने बर्फ के टुकड़ों को चकनाचूर कर दिया, उन्हें खून की बूंदों में बदल दिया और समुद्र की सतह पर गिर पड़ा। तुरंत ऐसा लगा जैसे आसमान से खून की बारिश हो रही हो जहां अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने आगे देखा तो पाया कि पीले वस्त्र वाला किसान बहुत पहले गायब हो चुका था। उसके साथ कई दर्जन उच्च रैंक वाले विंग्ड राक्षसों की लाशें भी थीं। दिलचस्प, मैं सोच रहा था कि उसने मेरे साथ आमने सामने संघर्ष करने की हिम्मत क्यों की, जबकि उसका सार आधे से भी कम बचा था। अर्जुन देव अहंकारी प्रतिभाशाली साधकों से नहीं डरता था। ऐसे लोग कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हों, उनकी उपलब्धियां सीमित होंगी। जो भयावह था वो प्रतिभा थे जो जानते थे कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। जीनियस जो तब तक कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि उन्हें जीतने का भरोसा नहीं होगा, और जो जानते थे कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, वे जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग सबसे ज्यादा डरावने थे। क्षमा करें, मैंने आपको परेशान किया, निशा ने धीरे से कहा, जैसे कि वो चली गई। दूसरे पक्ष के अचानक हमला करने का मुख्य कारण निशा थी। ये देखकर कि वो सक्यूबस के इतने करीब था, उस व्यक्ति को शायद ये विश्वास करना कठिन होगा कि वो वास्तव में बस वहां से गुजर रहा था और उसका फायदा उठाने के लिए यहां नहीं था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब तक हम मानव शिविर में प्रवेश नहीं करते, मैं तब तक आपको बाध्य नहीं करूंगा जब तक कि ये बिल्कुल आवश्यक ना हो। यदि आप कहते हैं कि आप प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो मैं नहीं करूंगा।
निशा को समझ नहीं आया। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से इस तरह के व्यक्ति थे जो विभिन्न चीजों के पक्ष और विपक्षों की स्पष्ट गणना कर सकते थे। चीजों को करते समय वो हमेशा अत्यंत निर्णायक थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके अपमानजनक अनुरोध से क्यों सहमत होगा, भले ही वो जानता था कि वो मुसीबत में होगा। जैसे ही अर्जुन देव ने अपने सामने शांत लाल रंग के समुद्र को देखा, उन्होंने निशा के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। वो अभी भी उस युवक के बारे में सोच रहा था। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि ये प्रतिभाशाली साधक किस कुल से आया है। दरअसल युवा पीढ़ी के बीच कई छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे। अतीत में वो एक कुएं में मेंढक की तरह था। अर्जुन देव को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। 4 देशों में उनकी ताकत पहले से ही चरम पर हो सकती है। विभिन्न राष्ट्रों के शाही दरबार के शिष्यों के अलावा कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि जब पूरी दुनिया को देखते हैं तो ग्रेट जिन नेशन में पिरामिड के शीर्ष पर खड़े युवाओं का उल्लेख नहीं करने के लिए असीम सागर में शायद उनसे अधिक मजबूत कई युवा थे। ठीक इसी समय अर्जुन देव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसे खतरे का चरम एहसास हुआ। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ पश्चिम को स्कैन किया और देखा कि 10 विषम मध्यम क्रम के अग्नि राक्षस आग के बादलों पर सवारी कर रहे हैं, जो तेजी से उड़ रहे हैं। जल्दी करो, चलो चलते हैं, हम यहां अब और नहीं रह सकते। अर्जुन देव ने निशा को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया। उसने सीधे उसे उठाया और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। आगे की ओर दौड़ा। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही अर्जुन देव के पैर गए, एक विशाल आग का गोला अचानक वहीं गिरा जहां वो खड़े थे। आग का गोला लाल रंग के समुद्र पर फट गया। शांत समुद्र पर तुरंत एक गहरा गोलाकार गड्ढा दिखाई दिया। आग के गोले के उच्च तापमान के कारण बड़ी मात्रा में समुद्री जल तुरंत वाष्पित हो गया। आसपास का समुद्री जल तेजी से इकट्ठा हो गया और लाल रंग के समुद्र पर एक विशाल भंवर दिखाई दिया। राक्षसों में अर्जुन देव को सबसे ज्यादा डर था वो अग्नि राक्षस होंगे। सभी राक्षसों में अग्नि राक्षसों के पास सबसे कम बचाव था। हालांकि फायर डीमंस की आक्रामक क्षमता और तकनीकें सभी राक्षसों को पीछे छोड़ती है। यदि 4 या 5 मध्यम श्रेणी के राक्षस आक्रमण करें, भले ही अर्जुन देव की मृत्यु न हो, वो गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अर्जुन देव द्वारा परिणामों की कोशिश करने के बाद वो अब अग्नि राक्षसों से परेशान नहीं हो सकता था। बिना कुछ कहे वो उनसे न उलझते हुए पहले चला गया। 10 की विषम जलती हुई आकृतियां जलते हुए बादलों पर सवार हो गईं, जैसे कि वो अर्जुन देव का पीछा कर रही थीं। उनके हमले लगातार बरस रहे थे, जिससे अर्जुन देव के पीछे समुद्र का पानी अनंत रूप से मंथन करने लगा, जिससे लहरें बनी जो आकाश में उड़ गईं। मध्यम क्रम के रक्त राक्षसों के बारे में सबसे कष्टदायक बात यह थी कि वे बहुत तेज थे। भले ही अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का इस्तेमाल किया हो, वो उन्हें थोड़े समय में हिला नहीं पाएंगे। इस बार अर्जुन देव एक व्यक्ति को ले जा रहे थे। यदि वो उन्हें हिलाना चाहते थे तो उन्हें काफी समय लगेगा। अर्जुन देव ने लगातार अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ आसपास के वातावरण को स्कैन किया, उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये रास्ते में अन्य राक्षसों से मिलने से बचने के लिए था, जो और भी ज्यादा समस्याग्रस्त होगा। अचानक अर्जुन देव ने एक मुस्कान प्रकट की। उनकी आध्यात्मिक भावना ने सामने एक परिचित व्यक्ति को देखा। इस बार ये पहले की तरह परेशानी भरा नहीं होगा। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और उनकी गति फिर से बढ़ गई। 7-8 मिनट के बाद वो उस व्यक्ति से पहले आ गया। बूढ़े भाटी, बहुत समय हो गया, मेरी मदद करो। वो परिचित व्यक्ति रुद्र भाटी थे, जिनके पास मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर का एक पूरा सेट था। अर्जुन देव ने उन्हें काफी समय से नहीं देखा था। इस समय रुद्र भाटी अभी अभी एक युद्ध समाप्त कर चुका था और खुशी से युद्ध भूमि में झाड़ू लगा रहा था। उसने बहुत कुछ हासिल किया। जब रुद्र भाटी ने अर्जुन देव की कुछ दयनीय आकृति देखी तो उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और जोर से हंसे। मुझे बस इतना पता था कि आप अपनी सीमाओं को नहीं जानेंगे और आंतरिक क्षेत्र में भाग जाएंगे। ये कैसा है? आप मुसीबत में पड़ गए ना? महत्वपूर्ण क्षण में आपको अभी भी मुझे देखना होगा। बूढ़े भाटी, एक कदम उठाओ। अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और इससे इनकार नहीं किया। ये स्वाभाविक है। रुद्र भाटी ने अपना सिर घुमाया और अर्जुन देव के पीछे देखा। उसने देखा कि 10 अग्नि राक्षस हवा में उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। रुद्र भाटी के हाव भाव तुरंत बदल गए। वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और कहा, लानत है, मुझे पता था कि तुम किसी भी अच्छे काम के लिए मेरी तलाश में नहीं आओगे। सभी अग्नि राक्षसों में से तुमने उन्हें उकसाने का फैसला किया। अर्जुन देव के आलिंगन में जो निशा थी, उसने रुद्र भाटी को देखकर धीमे से मुस्कुराई। उसने मीठी आवाज में कहा, बड़े भाई कृपया मेरी मदद करें, मैं आपसे विनती करता हूं। जब रुद्र भाटी ने यह सुना तो उन्हें कुछ चक्कर आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा है।
अप्रत्याशित रूप से उनके मोटे चेहरे पर कुछ हद तक शर्मीला ब्लश आ गया। मुझे तुमसे डर लगता है। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्र भाटी ने निशा की आंखों में देखने का साहस नहीं किया। वो धीमे से उछला और अर्जुन देव के पीछे आ गया। एक पल के लिए खड़े रहने के बाद अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया। मेरे साथ क्या गलत है? ये 10 विषम अग्नि राक्षस हैं। हालांकि स्थिति ने अर्जुन देव को संकोच करने की अनुमति नहीं दी। अग्नि राक्षसों के हमले पहले ही उसके सिर को ढक चुके थे और अनंत धारा में उस पर उतर रहे थे। रुद्र भाटी की मदद से अर्जुन देव ने जल्दी से खुद को दूर खींच लिया। निशा के साथ 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने के बाद ही वो रुका। जहां तक रुद्र भाटी की सुरक्षा की बात है, अर्जुन देव को कोई चिंता नहीं थी। उस समय ब्लैक ड्रैगन समूह की दर्जनों प्राचीन मौनविक यंत्रों की तोपें उसका कुछ नहीं कर सकती थीं। केवल 10 की विषम औसत दर्जे की अग्नि राक्षसों की बात और भी खराब होगी। मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर का वो सेट कुछ ऐसा नहीं था जिसके साथ छेड़छाड़ की जाए। अधिक से अधिक उसे कुछ शारीरिक पीड़ा होगी। बैंग बैंग, यहां तक कि जब अर्जुन देव 1 किलोमीटर दूर खड़े थे तब भी वो अनंत विस्फोटों को सुन सकते थे। समुद्री जल से लहरें 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर थीं, लेकिन फिर भी वो अर्जुन देव के चरणों तक पहुंच गईं। 1 घंटे के बाद विस्फोट शांत हो गए। समुद्री जल ने भी मंथन करना बंद कर दिया। लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। अर्जुन देव ने निशा को अपने आलिंगन से मुक्त किया और तेजी से आगे बढ़ गए। उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने रुद्र भाटी से अलग किया था। रुद्र भाटी का पूरा शरीर जल गया था और उसके सिर से काला धुआं निकल रहा था। वो समुद्र की सतह पर दयनीय स्थिति में बैठा था, हाँफ रहा था। 5-6 फायर डीमंस की लाशें उसके बगल में तैर रही थीं। शेष अग्निदानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। रुद्र भाटी के राक्षसी बचाव ने उन्हें डरा दिया था। रुद्र भाटी शायद आंतरिक क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति थे जो अग्नि राक्षसों से निपटने के लिए इतना कठिन महसूस करा सकते थे। जब रुद्र भाटी ने अर्जुन देव और निशा के पद चिन्हों को सुना तो वे खड़े हो गए और अर्जुन देव को एक अमित्र भाव से देखा। उसके जले हुए चेहरे पर लाचारी दिखाई दी, क्योंकि उसने कहा, बव्वा, इस बार तुमने वास्तव में मुझे परेशान किया। निशा धीरे से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बड़े भाई। रुद्र भाटी ने जब निशा की मुस्कान देखी तो वे चौंक गए। उसने जल्दी से कहा, बहन, मुझ पर मुस्कुराओ मत, मैं इसे नहीं ले सकता। निशा की पतली काली पूंछ ने उसे दूर कर दिया। इससे पहले वो अर्जुन देव के आलिंगन में थी। रुद्र भाटी ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अब जब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा तो उसने जल्दी से उनके बीच कुछ दूरी बना ली। उसी समय उन्होंने अर्जुन देव को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया, मैं कहता हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगते जो सुंदरता में लिप्त हो। उस इरोज दानव के साथ क्या है? अर्जुन देव ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने केवल गंभीरता से समझाया, मेरी अपनी योजनाएं हैं, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। उसका मेरे साथ एक समझौता है। रुद्र भाटी ने हाथ लहराया और कहा, मैं आपके मामलों से परेशान नहीं हो सकता। मुझे वापस जाना है। सबसे पहले आपको अब गुप्त खजाने की मरम्मत के लिए स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। मैं 3 महीने से नहीं लौटा हूं, ये आराम करने का समय है। जब रुद्र भाटी ने ये सुना तो उन्होंने अर्जुन देव की ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी राक्षस को देख रहे हों। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव 3 महीने तक एक बार भी आराम करने के लिए नहीं लौटे थे। ये जानकर कि अर्जुन देव मानव शिविर में लौट आए हैं, निशा ने कुछ नहीं कहा। वो मंद प्रकाश की किरण में बदल गई और स्पिरिट ब्लड जेड में प्रवेश कर गई। रास्ते में रुद्र भाटी ने अर्जुन देव के अनुभवों पर सभी प्रकार के आश्चर्य और जिज्ञासा व्यक्त की। उन्हें ये अजीब लगा कि अर्जुन देव 3 महीने में एक बार भी आराम करने के लिए नहीं लौटे थे। किसी को ये जानना था कि जब कोई व्यक्ति खुद को नरसंहारों में डुबो देता है तो उसका मन लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। लंबे समय के बाद मन बेहद थका हुआ हो जाता था। एक सामान्य व्यक्ति को अपना तनाव दूर करना होगा। कम से कम उन्हें महीने में एक बार वापस जाना होगा, अन्यथा दृढ़ रहना कठिन होगा। अर्जुन देव के पास इसके लिए कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो इसका कारण भी नहीं जानता था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। रुद्र भाटी ने हंसते हुए कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक निषिद्ध पालतू जानवर के रूप में इरोज दानव को लेने के बाद वो जब चाहे वेंट कर सकता है। उसे डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव अवाक रह गया। इस मामले के बारे में अधिक कहना उसके लिए सुविधाजनक नहीं था।
वो केवल विषय बदल सकता था। क्या बड़े भाई गौरव समर्थ की कोई खबर है? जब रुद्र भाटी ने यह सुना तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस बार उस व्यक्ति ने अपना मन बना लिया है। वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कि वो मार्शल सम्राट नहीं बन जाता। हर कोई उसे तब तक अपराजय कहता है जब तक कि वो मार्शल सम्राट नहीं बन जाता। उसके पास ये बहुत है। अर्जुन देव की धड़कन रुक गई। उन्होंने पूछा, आप कितने आश्वस्त हैं? रुद्र भाटी ने उदास भाव से जवाब दिया, ये कहना मुश्किल है। वो 1 साल पहले ही चरम पर पहुंच गया था, आधा कदम मार्शल सम्राट। वो अपनी चेतना के समुद्र को खोलने से बस कम है। एक बार जब उसकी चेतना का समुद्र बन जाएगा तो वो मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने में सक्षम होगा। हालांकि मानसिक ऊर्जा की खेती करना उतना ही कठिन है जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। कम से कम 70% किसान इस बाधा को विफल कर देते हैं। अर्जुन देव ने हमेशा एक वरिष्ठ ब्लेड्समैन के रूप में ब्लडी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ का सम्मान किया था। अर्जुन देव के लिए गौरव समर्थ एक शिक्षक और मित्र की तरह थे। हालांकि अर्जुन देव को गौरव समर्थ को थोड़े समय के लिए ही जानना था, लेकिन गौरव समर्थ ने अर्जुन देव की बहुत मदद की थी। अर्जुन देव केवल मन ही मन गौरव समर्थ के लिए प्रार्थना कर सकते थे, इस उम्मीद में कि वो इस बाधा को पार कर सकते हैं और गिर नहीं सकते। 4 दिन बाद दोनों ने पूरी गति से यात्रा की और अनंत युद्ध क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्र को छोड़ दिया। 3 चौकी द्वीपों सबकी आंखों के सामने आ गए। कई किसानों ने चौकी द्वीपों पर आराम किया, उससे पहले कि उन्होंने दोबारा रवानगी की तैयारी की। अर्जुन देव ने भीड़ को आकार दिया और पाया कि उनमें से कई लोग बहुत मजबूत थे। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर युवा थे। उसे ये अजीब लगा। उन्होंने कहा, इतने सारे नए चेहरे क्यों दिखाई दे रहे हैं? रुद्र भाटी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, जब मैं 2 महीने पहले लौटा तो मुझे पता चला कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस ने अन्य 3 असीम सागरों के लिए निमंत्रण भेजा है। दक्षिणी असीम सागर, उत्तरी असीम सागर और पश्चिमी असीम सागर के कई महान कुलों से लोगों ने भेजा है। मैंने सुना है कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस के ड्रैगन किंग ने इन लोगों को लाने के लिए ओल्ड ड्रैगन किंग के एहसान का उपयोग किया। अर्जुन देव को अब भी शक हुआ। उन्होंने कहा, यह सिर्फ तीसरी श्रेणी का युद्ध क्षेत्र है। डिवाइन ड्रैगन पैलेस की ताकत के साथ वे इसे संभाल नहीं सकते। आप कुछ मार्शल मोनार्क को घेरने और उन्हें नष्ट करने के लिए भेज सकते हैं। रुद्र भाटी ने हंसते हुए कहा, बव्वा, चीजों को ज्यादा मत बनाओ। पूर्वी असीम सागर में 1 से अधिक तीसरी कक्षा के युद्ध क्षेत्र हैं। चौथी कक्षा के युद्ध क्षेत्र और 5वीं कक्षा के युद्ध क्षेत्र, सभी को उनकी रक्षा के लिए मार्शल सम्राटों की आवश्यकता होती है। वे नहीं जा सकते, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। 6ठी कक्षा का युद्ध क्षेत्र वो स्थान है जहां 4 असीम समुद्र एक साथ रक्षा करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिवाइन ड्रैगन पैलेस को वहां लोगों को भेजना है। इसके अलावा डिवाइन ड्रैगन पैलेस और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के बीच की सीमा शांतिपूर्ण नहीं है। इसकी रक्षा के लिए उन्हें बड़ी संख्या में मार्शल मोनार्क की आवश्यकता होती है। डिवाइन ड्रैगन पैलेस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आपको क्या लगता है कि वे कितने लोगों को बचा सकते हैं? हालांकि अर्जुन देव की भ्रिकुटी शांत नहीं हुई। उसे लगता रहा कि इस तीसरी कक्षा के युद्ध क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनका ज्ञान सीमित था और वे रुद्र भाटी के शब्दों का खंडन नहीं कर सकते थे। इस बार वे दोनों एक लंबा ब्रेक लेने वाले थे। इस प्रकार वे चौकी के द्वीपों पर नहीं रहे और जल्द ही डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत की ओर बढ़ गए। एक और आधे दिन के बाद डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत, जो एक छोटे शहर की तरह दिखाई देता था, उनकी दृष्टि में दिखाई दिया। वे दोनों मदद नहीं कर सके कि अपनी गति फिर से बढ़ा दें। उन्होंने आखिरकार आकाश में अंधेरा होने से पहले डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर पूरी तरह से चढ़ने का साहस किया। विशाल युद्धपोत का सतह क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था, जो एक वास्तविक छोटे शहर के बराबर था। जिस चौक पर अर्जुन देव पिछली बार थे, वो हिमशैल का सिरा था। रुद्र भाटी के नेतृत्व में अर्जुन देव एक के बाद एक इमारत से गुजरे। चाय घर, रेस्तरां, सराएं, हथियारों की दुकानें और सभी प्रकार की सेवाएं थीं। ये एक नियमित शहर से अलग नहीं था। रुद्र भाटी ने एक शानदार लकड़ी के मंडप की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। वो स्प्रिंग पवेलियन है। ये सबसे अच्छा व्यवसाय वाला स्थान भी है। अर्जुन देव ने देखा और पाया कि प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग आते जाते थे। व्यापार फल फूल रहा था। इसके बारे में सोचने के बाद इसे समझना कठिन नहीं था। लंबे समय तक लड़ने वाले काश्तकारों को आराम करने और बाहर निकलने के लिए जगह की आवश्यकता थी। वासना निस्संदेह बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका था। कुछ मोड़ लेने के बाद रुद्र भाटी अर्जुन देव को एक विशाल हॉल में ले आए। ये जगह लोगों से भरी हुई थी और गर्मी भी तेज थी। स्प्रिंग पवेलियन से भी ज्यादा भीड़ थी। रुद्र भाटी ने धीरे से कहा, हम आ गए हैं। ये इस युद्ध क्षेत्र का कमांड सेंटर है।
आप यहाँ हर प्रकार की चीज़ों के लिए अपने अंकों का आदान प्रदान कर सकते हैं। चलो अंदर चलते हैं। वे दोनों भीड़ का पीछा करते हुए अंदर चले गए। हॉल में कई असाधारण सजावट नहीं थी, ये बहुत ही सरल और अलंकृत था। हॉल के केंद्र में एक टिमटिमाती यैट दीवार खड़ी थी। बड़ी संख्या में लोग यैट दीवार के सामने इकट्ठा हो गए थे और धीमी आवाज़ों में चर्चा कर रहे थे। दक्षिणी सागर के 4 नायक वास्तव में बहुत मजबूत हैं। वे इस युद्ध क्षेत्र में केवल 2 महीने के लिए आए हैं और उन्होंने पहले ही शीर्ष 20 में जगह बना ली है। पश्चिमी सागर के 7 शर्वर और उत्तरी सागर के 4 युवा स्वामी भी बहुत मजबूत हैं। वे आसानी से शीर्ष 20 में जगह बनाने में कामयाब रहे। ये लोग व्यावहारिक रूप से शीर्ष 20 स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। ये लोग असीम सागर के युवा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कुछ युद्ध क्षेत्र अनुभवात्मक परीक्षणों में भाग लिया है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पास ऐसे परिणाम हैं। अन्य जगहों के विशेषज्ञ भी हैं। द ग्रेट जिन नेशन के ईविल मून पवेलियन का जुबैर बहुत शक्तिशाली है। वह हमेशा शीर्ष 3 में रहा है और कभी भी शीर्ष से नहीं गिरा। आप ये भी जानते हैं कि वह महान जिन राष्ट्र से है। वह मजबूत कैसे नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में वह पहले ही एक छोटा परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क है। उसका उग्र आइस फ्लेम पाम बहुत परिष्कृत है, बहुत भयानक है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मदद नहीं कर सके और थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने रुद्र भाटी से पूछा, वो कौन सी जगह है? ऐसा लगता है कि वहां बहुत जीवंत है। रुद्र भाटी ने कुछ हद तक खुश होते हुए कहा, यह पॉइंट रैंकिंग है। येट दीवार पर एक गठन होता है जो हमारे हाथों में येट पेंडेंट से जुड़ा होता है। जब तक हमारे अंक बढ़ते हैं ये तुरंत दीवार पर दिखाई देगा। अर्जुन देव ने गहन विचार में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि चर्चा इतनी तीव्र थी। प्राचीन काल से ही साहित्य में न तो प्रथम स्थान है और न ही मार्शल आर्ट्स में कोई दूसरा स्थान है। चाहे कोई कहीं भी हो, हमेशा प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होती थी। मुझे आश्चर्य है कि मेरी रैंकिंग क्या होगी। क्या मैं इसे टॉप 20 में जगह बनाने में सफल रहूंगा? रुद्र भाटी ने आगे कहा, इसे डिवाइन ड्रैगन पैलेस द्वारा सभी को प्रेरित करने के लिए एक छोटी चाल माना जा सकता है। टॉप 20 को इसी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा पुरस्कार काफी कीमती प्रतीत होते हैं। अर्जुन देव को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, यह नियम बहुत उपयुक्त नहीं है। क्या वे लोगों को धोखा देने से नहीं डरते? यदि हाफ स्टेप मार्शल एम्परर राक्षसों को मारने के लिए परिधि में जाता है तो उनके अंक विस्फोटक रूप से बढ़ जाएंगे। रुद्र भाटी ने हंसते हुए कहा, यह सच है। हालांकि क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या आप रैंकिंग के लिए कम रैंक वाले राक्षसों को मारने के लिए जानबूझकर परिधि में जाएंगे? अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया, ये संकेत करते हुए कि वह ऐसा नहीं करेगा। वह मुख्य रूप से अपनी हत्या की को शांत करने के लिए यहां आया था। वह जीवन और मृत्यु के बीच साबर तकनीकों को समझना चाहता था और अपनी साधना को बढ़ाना चाहता था। वह तथाकथित पुरस्कारों के लिए समय कैसे बर्बाद करता? मैं अब समझ गया। ये नियम आकस्मिक लगता है, लेकिन कोई भी जानबूझकर अपनी रैंकिंग बढ़ाने में समय बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि आपकी रैंकिंग क्या है? क्या आपने मेरी रैंकिंग देखी? अर्जुन देव ने समझने के बाद पूछा। रुद्र भाटी के चेहरे पर अहंकारी भाव गहरा हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं प्रतिभाहीन हूं। मैं 10वें स्थान पर हूं। मैं शीर्ष 10वें स्थान पाने वाला 4 देशों में से एकमात्र कृषक भी हूं। आपकी रैंकिंग के लिए मैंने 2 महीने पहले ऊपर देखा। ऐसा लगता है कि यह शीर्ष 500 के आसपास है। 2 महीने पहले अर्जुन देव हेमचंद्र और अन्य लोगों के साथ थे। उस समय मैं राक्षसों की विशेषताओं को देखने पर केंद्रित था। उसने कई राक्षसों को नहीं मारा था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास ऐसी रैंकिंग थी। अर्जुन देव को चुप देखकर रुद्र भाटी ने उनका कंधा थपथपाया और कहा, निराश मत होइए। आप अकेले हैं, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। 500 की रैंकिंग पहले से ही बहुत अच्छी है। अभी युद्ध के मैदान से लोगों की एक अंतहीन धारा दौड़ रही है। उनमें से कम 5 या 6 हजार है। कम से कम आप उनमें से अधिकांश को दबाने में सक्षम होंगे। आओ, मैं तुम्हें अपनी बातों का आदान प्रदान करने के लिए लाता हूं। आज रात में तुम्हें स्प्रिंग वेश्यालय में ले जाऊंगा। ये मेरा इलाज है। अर्जुन देव मुस्कुराए और रुद्र भाटी के पीछे पीछे चलते हुए कुछ नहीं बोले। बड़े हॉल में एक स्वतंत्र हॉल था। दरवाजे पर एक्सचेंज रूम शब्द लिखे हुए थे। ये स्पिरिट स्टोन्स, स्पिरिट वेपन्स, सीक्रेट ट्रेजर और सभी प्रकार की औषधीय गोलियों के लिए अंकों का आदान प्रदान करने का स्थान था। दरवाजा कसकर बंद था। क्योंकि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, इसलिए बहुत लंबी कतार थी। किसी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं था, इसलिए वे केवल चुपचाप इंतजार कर सकते थे। अर्जुन देव हमेशा से ही बहुत धैर्यवान रहे हैं। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने बड़े हॉल में काश्तकारों को आकार देने का अवसर लिया। उसे बोरियत महसूस नहीं हुई। हालांकि रुद्र भाटी उतने धैर्यवान नहीं थे। जब उन्होंने जेड पेंडेंट पर अंक देखे तो उसे नफरत थी कि वे तुरंत अंदर नहीं जा सकता। रुद्र भाटी को इतना अधीर देखकर अर्जुन देव ने जिज्ञासा से पूछा, बूढ़े भाटी, तुम्हारे पास कितने अंक हैं? तुम इतने उत्साहित क्यों हो?
रुद्र भाटी जोर से हंसते हुए बोले, ज्यादा नहीं, बस 3000 अंक से थोड़ा ऊपर। ये मेरी तीसरी बार आदान प्रदान कर रहा है। जैसे ही रुद्र भाटी ने यह कहा, आसपास के लोगों ने तुरंत उस पर ईर्ष्या भरी निगाहें डाली। अपने आप से 2000 से ज्यादा अंक प्राप्त करना, और ये उसका तीसरा बार था, पहले से ही एक बड़ी राशि थी। कुछ लोगों ने रुद्र भाटी को पहचान लिया और धीमी आवाज में उनकी चर्चा करने लगे। इससे रुद्र भाटी को बहुत लापरवाह महसूस हुआ। अर्जुन देव को अपनी बातों को देखने की जहमत नहीं उठाई जा रही थी। जब उसने रुद्र भाटी की बात सुनी तो उसने अपना जेड पेंडेंट निकाला। उसने देखा कि जेड पेंडेंट का पिछला हिस्सा अनगिनत काले बिंदुओं से भरा हुआ था। एक मोटे तौर पर गिनती ने कम से कम 10,000 अंक दिए। कुछ कप चाय बनाने में जो समय लगा उसमें रुद्र भाटी की बारी थी। रुद्र भाटी अर्जुन देव को देखकर मुस्कुराए और कहा, मैं पहले अंदर जाऊंगा, मैं बाद में आपके बाहर आने का इंतजार करूंगा। रुद्र भाटी पहले 2 बार यहां आ चुके थे, इसलिए वे आदान प्रदान प्रक्रिया से परिचित थे। अर्जुन देव को बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा कि रुद्र भाटी उत्साह से बाहर चले गए। उसके चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान थी। 10 औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए 1 बिंदु का आदान प्रदान किया जा सकता है। एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 10 अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस व्यक्ति ने एक बार में 3000 अंक प्राप्त किए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी खुशी से मुस्कुरा रहा है। हा, 3000 अंक होने के लाभ इसके लायक नहीं है। किसी के पास जितने ज्यादा अंक होंगे उतनी ही अच्छी चीजें एक बार में प्राप्त की जा सकती हैं। अर्जुन देव के पीछे के लोगों ने जब रुद्र भाटी के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उन सभी को जलन हुई। पिछले कुछ महीनों में उन्हें 3000 अंक भी नहीं मिले थे। 2 बार आदान प्रदान करने के बाद भी रुद्र भाटी 3000 से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकता था। ये वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। वे मदद किए बिना ईर्ष्या महसूस नहीं कर सकते थे। प्रत्याशा से भरे अर्जुन देव ने धक्का देकर दरवाजा खोला और एक्सचेंज रूम में प्रवेश किया। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन वे अच्छी तरह से व्यवस्थित था। चारों दीवारों पर अलमारियों की पंक्तियां थीं और अलमारियों पर कई डिब्बे थे। ऐसे कई खजाने थे जो शायद ही कभी देखे जाते थे। उच्च रैंक वाले स्पिरिट हथियार, पृथ्वी रैंक्ड की गई खेती की तकनीक और मार्शल तकनीक, सभी प्रकार के प्राकृतिक खजाने, स्पिरिट गोलियां और चमत्कारी दवाएं थीं। कुछ दुर्लभ खनिज भी थे जो केवल समुद्र की सतह पर पाए जा सकते थे। फ्रॉस्ट आयरन, डेमोनिक क्रिस्टल, पर्पल सिल्वर, एसेंस गोल्ड, ब्रिलियंट व्हाइट स्टील, टाइडल जेड, डीप सी ब्लड फील्ड स्टोन और कई अन्य। श्वेत जेड से बनी एक लंबी मेज बीच में स्थित थी। सुनहरी कढ़ाई के साथ बैंगनी वस्त्र पहने 4 बूढ़े मेज के पीछे बैठे थे। उन सभी के पास गहरी सांसें थीं और क्यू और रक्त फल फूल रहा था। जब अर्जुन देव ने उनकी जांच की तो उन्होंने पाया कि वे ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मॉनर्क थे। बीच में बैठे बूढ़े के बाल और भौहें सफेद थीं। उनके पास शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति थी। उनके बैंगनी वस्त्रों पर 4 नीले रंग के बाढ़ ड्रैगन कढ़ाई किए गए थे। उनके नुकीले और पंजे थे। वह एक चरम उपयोग हाफ स्टेप मार्शल एम्पेरर लग रहे थे। श्वेत बालों वाले बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराए। छोटे दोस्त, कृपया बैठ जाइए। ये आपका पहली बार आदान प्रदान करना होना चाहिए, है ना? यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्याप्त समय नहीं होने की चिंता ना करें। अर्जुन देव जेट टेबल के सामने बैठ गए और बूढ़े आदमी की ओर देखा। उन्होंने कहा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, ये मेरा जेट पेंडेंट है। ये जूनियर अर्जुन देव हैं। बूढ़े व्यक्ति को जेट पेंडेंट मिला जिसे अर्जुन देव ने सौंप दिया था। जब उसने उस पर अंक देखे तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। 14,000 अंक। बूढ़ा मन ही मन बुदबुदाया, अर्जुन देव, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस नाम के बारे में पहले सुना है। 4 समुद्रों में देव उपनाम वाले कोई कुलीन कबीले नहीं थे। महान जिन राष्ट्र में भी जियो कबीले नहीं लग रहे थे। कुछ सुपर संप्रदायों ने उपनाम देव के साथ किसी भी उत्तराधिकारी के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि अर्जुन देव ने जो अंक प्राप्त किए वे असीम सागर के कुलीन कुलों और ईविल मून पवेलियन के जुबैर के बराबर थे। हालांकि सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपने जीवन में ऐसी कई छिपी हुई प्रतिभाओं को देखा था। हालांकि वो चकित था, लेकिन उसे ये बहुत अजीब नहीं लगा। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में जेट पेंडेंट को अपने बगल के 3 बूढ़े लोगों को सौंप दिया। उन्होंने जेट पेंडेंट पर बिंदुओं को सत्यापित किया और इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित किया। मुझे पहले विनिमय के नियमों की व्याख्या करने दें। 10 मध्यम दर्जे के स्पिरिट स्टोन्स के लिए 1 बिंदु का आदान प्रदान किया जा सकता है। एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 10 बिंदुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। वह स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान है। अन्य वस्तुओं के लिए यहाँ एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं। अर्जुन देव ने फॉर्म प्राप्त किया और उसे ध्यान से देखा। उसने पाया कि फॉर्म में आइटम आसपास की अलमारियों पर सभी खजाने थे। प्रत्येक खजाने के लिए आवश्यक बिंदु पीछे लिखे गए थे। इसे कई बार ध्यान से देखने के बाद अर्जुन देव को एक मोटा विचार आया। अब उसे मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं थी। उसके पास अभी भी उसकी यूनिवर्स रिंग में 2 मिलियन थे। उसे और अधिक चाहिए थे सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। यदि वो मार्शल सम्राट बनने के बाद तेज साधना की गति बनाए रखना चाहता था तो उसे बड़ी संख्या में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसे बरसात के दिन के लिए बचत माना जाता था। इसके अलावा कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां जो वाइटल क्यू को बढ़ाती हैं, वे भी आवश्यक वस्तुएं थीं। वर्तमान में अर्जुन देव की शुद्ध वाइटल क्यू पहले से ही 4 लाख किलोग्राम बल थी। आकाश बॉडी टेम्परिंग कला की महान
महान पूर्णता तक पहुंचने के बाद उसे 5 लाख किलोग्राम बल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। उस समय उसे 1 मिलियन जिन तक पहुंचने के लिए स्पिरिट मेडिसिन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। 1000 साल से अधिक पुरानी स्पिरिट मेडिसिन उसके लिए ज्यादा काम की नहीं होंगी, केवल 2000 वर्ष से अधिक पुराने लोगों का ही प्रभाव होगा। जैसे ही अर्जुन देव अपना आदान प्रदान करने वाले थे, अचानक उन्होंने कुछ देखा। अवर किलेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स, प्रत्येक 1000 अंक। कुछ देर रुकने के बाद अर्जुन देव गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सामने बूढ़े आदमी का सामना किया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे ये अवर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल दिखा सकते हैं? ये एक छोटी सी बात है। आप जो कुछ भी बदलना चाहते हैं, आप पहले से सामान पर एक नजर डाल सकते हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया। अर्जुन देव के पीछे शेल्फ से एक ब्रोकेट बक्सा उड़कर आया। अर्जुन देव ने ब्रोकेट बक्सा खोला और तुरंत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे 4 गोल सफेद मोती प्रकट किए। ये अवर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग मोती थे। अर्जुन देव की धड़कन थम गई। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसके पास 2 सफेद आत्मा गैदरिंग मोती भी थे। यद्यपि वो उनमें निहित विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वे क्या थे या वे क्या थे, इसलिए उन्हें उनका उपयोग करने का मौका नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से उसने उन्हें यहाँ पाया। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स मार्शल सेज पावर हाउस द्वारा हजारों स्पिरिट स्टोन से अपने स्वयं के सोर्स ऊर्जा को समाप्त करके संघनित किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन से संघनित होने वाले अवर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स होते हैं, मध्यम ग्रेट स्पिरिट स्टोन से संघनित होने वाले मध्यम ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स होते हैं, और सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन से संघनित होने वाले सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स होते हैं। ग्रेड जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक सोर्स ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अधिकांश मार्शल सेज मध्यम ग्रेड से ऊपर के स्पिरिट गैदरिंग पर्ल संघनित करने के लिए तैयार नहीं होते। सोर्स ऊर्जा की थकान सार की थकान से अलग थी। आमतौर पर स्पिरिट स्टून्स और औषधीय पल्लियां सोर्स ऊर्जा की कमी को जल्दी भर सकती हैं। हालांकि यदि किसी की सोर्स ऊर्जा समाप्त हो गई थी, तो उन्हें इसे फिर से भरने के लिए कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी, शायद इससे भी अधिक। इससे स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स की अनमोलता का पता चलता है। वे एक वास्तविक मार्शल सेज की सोर्स ऊर्जा द्वारा संघनित हैं। वे अनमोल कैसे नहीं हो सकते? अर्जुन देव ने खुशी से पूछा, इन स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के क्या उपयोग है? मैं इनका उपयोग कैसे करूं? मुझे किन बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है? वरिष्ठ, क्या आप मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं? सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, इसे संकेत नहीं माना जा सकता। मैं इसे सरलता से समझाता हूं। स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स स्पिरिट स्टोन्स की तरह है। इनका उपयोग कल्टीवेटर्स को उनकी खेती में सहायता करने के लिए किया जाता है। हालांकि स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के प्रभाव बहुत बेहतर है। एक अवर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पर्ल कई सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। हालांकि क्योंकि स्पिरिट गैदरिंग पर्ल में निहित सार बहुत विशाल है, मार्शल मोनार्क के नीचे के किसान इसका उपयोग सामान्य रूप से खेती करने के लिए नहीं कर सकते। अन्यथा ये एक पल में कल्टीवेटर के डैंटियन के माध्यम से फट जाएगा। हालांकि ये बाधाओं को तोड़ने के लिए अच्छा है। नदी की बढ़ती शक्ति के साथ कोई भी एक पल में बांझ को तोड़ सकता है। इसका उपयोग करते समय इसे अपने सिर के ऊपर ट्यानमन एक्यूपॉइंट पर रखें और इसे तरल में परिष्कृत करने के लिए अपनी प्योर यांग ऊर्जा का उपयोग करें। फिर इसे अपने शरीर में बहने दें। इसका सेवन ना करें, अन्यथा आपका शरीर चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, ये एक पल में फट जाएगा। बूढ़े की सफाई सुनने के बाद अर्जुन देव को पता चल गया कि उसे क्या चाहिए। उसने 10 स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के आदान प्रदान के लिए 10,000 अंकों का उपयोग किया। फिर उसने शेष 5,000 अंकों के बदले में 3,000 साल पुरानी मोनार्क ब्लड ग्रास का उपयोग किया। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को याद दिलाया, छोटे दोस्त, अपनी वर्तमान कल्टीवेशन के साथ आप अधिकतम 5 स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स का उपयोग कर सकते हैं। इतने सारे लोगों के लिए आदान प्रदान करना बर्बादी होगी। अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष को याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के आदान प्रदान पर जोर दिया। वो अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। अर्जुन देव ने स्वर्ग रैंक की कल्टीवेशन तकनीक विकसित की। इसके अलावा उन्होंने मार्शल किंग के माध्यम से तोड़ने पर एक मजबूत नींव स्थापित की थी। उनकी कल्टीवेशन की तुलना एक सामान्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। काफी देर से बाहर इंतजार कर रहे रुद्रा भाटी ने जब अर्जुन देव को बाहर आते देखा तो वो तुरंत मुस्कुराते हुए वहां चले गए। अर्जुन देव, चलो, मैं तुम्हें पॉइंट रैंकिंग देखने के लिए लाता हूं। देखते हैं कि क्या तुम्हारे बड़े भाई में सुधार हुआ है। अर्जुन देव वास्तव में जाना नहीं चाहता था। उसने अभी अभी स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स प्राप्त किया था और उनके प्रभावों का परीक्षण करने की जल्दी में था। हालांकि वो रुद्रा भाटी के उत्साह का विरोध नहीं कर सका, इसलिए वो केवल अनुसरण कर सकता था। रुद्र भाटी ने उत्साह से भीड़ को अलग कर दिया। वो लंबा और मजबूत था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही उसने अपना रास्ता सामने की ओर धकेल दिया। रुद्र भाटी ने दूसरों के असंतोष को नजरअंदाज कर दिया और उत्साह से अपना नाम ढूंढने लगा। उसका नाम सामने के पास था, इसलिए उसने इसे तुरंत ढूंढ लिया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। जेड वॉल पर रुद्र भाटी का नाम 11वें स्थान पर था। जहां तक अर्जुन देव की बात है तो वो उनसे ठीक आगे थे, 10वें स्थान पर थे। लानत है, ये कैसे हो सकता है? रुद्र भाटी अवाक रह गए। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि वो अर्जुन देव को दबाने में सक्षम होंगे। कौन जानता था अर्जुन देव बिना कुछ कहे उनसे आगे निकल जाएंगे।
इसके अलावा अर्जुन देव ने रुद्र भाटी का स्थान शीर्ष 10 से छीनकर उन्हें बाहर कर दिया था। अर्जुन देव को 10वें स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। उसे भी आश्चर्य हुआ, हालांकि उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। पॉइंट रैंकिंग ताकत की रैंकिंग नहीं थी। सच्चे विशेषज्ञों ने मुख्य क्षेत्र के द्वीपों पर शिखर राक्षसों का सामना किया। उन्हें मारना बेहद मुश्किल था। वे पॉइंट रैंकिंग के शीर्ष 100 में भी रैंक नहीं कर सकते, हालांकि कोई भी उनकी ताकत से इनकार नहीं करेगा। पॉइंट रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले सभी आंतरिक क्षेत्र के किसान थे। जब ये लोग टीमों में काम करते थे तो वे एक ऐसा प्रभाव हासिल कर सकते थे जो उनके भागों के योग से अधिक था। जब अर्जुन देव ने पॉइंट रैंकिंग पर नजर डाली तो उन्हें एक ऐसा नाम नजर आया जिससे वो परिचित नहीं थे। चारों ओर पूछने के बाद उसे पता चला कि ये कौन था। वह पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग समर केतु था। जब से पॉइंट रैंकिंग शुरू हुई है तब से उन्हें पहले स्थान पर रखा गया था। पिछले 3 महीनों में 20,000 से अधिक राक्षस उसके हाथों मर गए थे। जैसे ही अर्जुन देव ने देखना जारी रखा, उन्होंने पाया कि शीर्ष 10 सभी अपरिचित नाम थे। उन्हें असीम सागर के युवा कृषक होने चाहिए। हालांकि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति जुबैर ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले उसने किसी को ये कहते हुए सुना था कि इस व्यक्ति की रेजिंग फ्लेम फ्रॉस्ट पाम बहुत परिष्कृत थी। ये उस पीले वस्त्र वाले कृषक के समान था जिससे अर्जुन देव मिले थे। अगर ऐसा होता तो ये दिलचस्प होता। ईविल मून पवेलियन का जुबैर। जितेश ईविल मून पवेलियन के पवेलियन मास्टर के दूसरे शिष्य थे। ये जुबैर उससे भी ज्यादा मजबूत था। उसका बड़ा भाई होना चाहिए। अर्जुन देव को सोचता है कि क्या इस व्यक्ति को उसके और ईविल मून पवेलियन के बीच की शिकायत के बारे में पता था। अगर वो होता तो परेशानी से बचना मुश्किल होता। ग्रीष्मकालीन केतु वापस आ गया है। अचानक हॉल में आश्चर्य की चीख सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा और देखा कि एक युवक बैंगनी कवच और अपनी पीठ पर बैंगनी ड्रैगन लबादा पहने हुए हॉल के प्रवेश द्वार से अंदर आ रहा था। ये व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था। इसके चेहरे की सुंदर विशेषताएं थीं और इसके चेहरे पर एक दमनकारी आभा जमा हो गई थी। उसकी आंखों में अहंकार का एक संकेत था, जैसे कि वो राजसी ढाल से चल रहा था। जब ये व्यक्ति पॉइंट रैंकिंग के सामने आया तो आसपास की भीड़ तुरंत उसके लिए अलग हो गई। उन्होंने पॉइंट रैंकिंग पर नजर डाली और पॉइंट रैंकिंग के शीर्ष पर 4 शब्द समर केतु देखे। ग्रीष्मकालीन केतु की अभिव्यक्ति ना तो आत्मसंतुष्ट थी और ना ही अहंकारी थी। ऐसा लगता था जैसे कि सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए, जैसे कि उसके लिए पहला स्थान तैयार किया गया हो। जब अर्जुन देव ने इस व्यक्ति की आभा को महसूस किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ये व्यक्ति वास्तव में एक महान पूर्ण परिष्कृत आधा कदम मार्शल ऑनार्क था। अर्जुन देव ने सोचा कि इस व्यक्ति ने कैसे खेती की। युद्ध कौशल के मामले में वह शायद रुद्र भाटी से अधिक मजबूत था। हा, ग्रीष्मकालीन केतु, आप इसे कैसे भी देखें, लंबे समय तक पहली रैंक बनाए नहीं रख पाएंगे। समर केतु से इस तरह बात करने का इतना साहस किसने किया। सभी मदद नहीं कर सके और उत्सुक महसूस कर रहे थे। समर केतु डिवाइन ड्रैगन पैलेस का सच्चा उत्तराधिकारी था। जब तक वह नहीं गिरता, वह डिवाइन ड्रैगन पैलेस का अगला स्वामी होगा। पूर्वी सागर के आधे हिस्से को उसकी बात सुननी होगी। जब सभी ने ऊपर देखा तो उन्होंने हॉल के प्रवेश द्वार पर लाल, नीले, हरे और बैंगनी वस्त्र पहने 4 युवकों को एक पंक्ति में खड़े देखा। उन सभी की उपस्थिति प्रभावशाली थी और वे असाधारण रूप से सुंदर थे। अप्रत्याशित रूप से वे सभी छोटे परिष्कृत आधा कदम मार्शल मोनार्क थे। चारों में से बाईं ओर से दूसरा नीले वस्त्र वाला युवक था। वह सबसे असाधारण थे। समर केतु की तरह वह भी एक महान पूर्ण परिष्कृत आधा कदम मार्शल मोनार्क थे। पहले बोलने वाला व्यक्ति ये नीले वस्त्र वाला युवक था। उसने समर केतु को मजाक में देखा। तो ये नॉर्थ सी के 4 युवा मास्टर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे समर केतु को चुनौती देने का साहस करते हैं। वे चारों ऐसा करने के योग्य हैं। नॉर्थ सी के असीम सागर को 4 महान कुलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये 4 लोग अपने अपने कुलों के वंशज हैं। भविष्य में वे नॉर्थ सी के राजा होंगे। वे समर केतु के प्रतियोगी हैं। समर केतु ने उदासीनता से ही कहा, अगर आप में क्षमता है तो इसे ले लो। हालांकि क्या आपके पास क्षमता है? हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के बोलने के बाद वो जोर से हंसे और एक्सचेंज रूम की ओर बढ़ गए। उसने केवल हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को अपनी पीठ दिखाई, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इससे हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर नाराज हो गए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसका रंग राख हो गया। वो शक्तिहीन लेकिन असहाय महसूस कर रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने युवा मास्टर ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को सांत्वना दी, बिग ब्रदर, बस उसे अनदेखा करो।
आप अभी अभी ग्रेट परफेक्शन हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क की ओर बढ़े हैं। कुछ समय बाद उससे लड़ने में देर नहीं हुई है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की टकटकी ठंडी हो गई जब उसने कहा, यह आदमी अभी भी हमेशा की तरह घमंडी है। क्या वो वास्तव में सोचता है कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस अभी भी वैसा ही है जैसा 5000 साल पहले था? देर सवेर मैं उसे घुटने टेकने और दया की भीख मांगूंगा। यंग मास्टर, शेख ही बघारना बंद करो। आप पहले ही एक बार समरकेतु से हार चुके हैं। आप इस जीवन काल में वापसी के बारे में भूल सकते हैं। एक ही सुनहरे युद्ध कवच पहने 7 युवक प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन सभी की कमर पर सोने की तलवारें लटकी हुई थीं। वे सातों एक साथ प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हॉल में रोशनी चौंधियाकर और चकाचौंध थी। ऐसा लग रहा था कि इन 7 लोगों की वजह से हॉल में रोशनी तेज हो गई है। पश्चिमी सागर के 7 शूरवीर भी यहाँ हैं। ये बहुत जीवंत होने जा रहा है। हमें अभी भी दक्षिणी सागर के 4 नायकों को याद कर रहे हैं। यदि वे वास्तव में आ गए तो असीम सागर की युवा पीढ़ी की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हार जाएंगी। जैसे ही भीड़ ने चर्चा की, 4 युवक धीरे धीरे हॉल के एक तरफ के दरवाजे से अंदर चले गए। पुरुष और महिला दोनों थे। वे चारों बहुत लो प्रोफाइल थे। उन्होंने केंद्र में बिंदु रैंकिंग को नहीं देखा और सीधे एक्सचेंज रूम की ओर बढ़ गए। हालांकि चारों की मजबूत आभा हॉल में काश्तकारों से छिपी नहीं जा सकती थी। ये वास्तव में दक्षिणी सागर के 4 नायक हैं। असीम सागर की युवा पीढ़ी की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं यहाँ हैं। उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर्स और पश्चिमी सागर के 7 शूरवीरों के बीच का माहौल अनुकूल नहीं था। हालांकि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अंत में इसे सहन किया। उसने एक्सचेंज रूम की ओर जाने से पहले 7 के नेता को भी ठंड से देखा। अप्रत्याशित रूप से असीम सागर में बहुत सारी मजबूत प्रतिभाएं थीं। हर जगह कई छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ थे। वे 4 राष्ट्रों के युवाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। इतनी ताकत के साथ शायद केवल महान जिन राष्ट्र की शिखर प्रतिभाएं ही उनकी तुलना कर सकती थीं। मेरे और उनके बीच में अभी भी अंतर है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। जब तक मैं एक मार्शल एम्परर नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता हूं। इन लोगों से अर्जुन देव को उनके बीच की खाई का आभास हो सकता था। हालांकि उन्होंने निराश महसूस नहीं किया। उनका खून लड़ने की भावना से भर गया। उनकी महत्वाकांक्षा अटूट रही। हालांकि ये सभी लोग एक ही समय में युद्ध क्षेत्र से लौटे थे। ये थोड़ा अजीब था और इसे संयोग के रूप में वर्णित करना कठिन था। रुद्र भाटी पहले ही अपनी निराशा से उबर चुके थे। जब उन्होंने अर्जुन देव के गंभीर भाव को देखा तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों ने उसे पछाड़ दिया है, जिससे वो उदास हो गए हैं। अर्जुन देव ने सांत्वना देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो। प्राचीन उजाड़ भूमि में आप केंद्र बिंदु हैं। हालांकि असीम सागर में आप कुछ भी नहीं हैं। देवलोक राजवंश के विनाश के बाद से 9 ड्रैगन नसों ने देवलोक महाद्वीप छोड़ दिया। महान जिन राष्ट्र के अलावा अन्य राष्ट्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अच्छी नहीं है। असीम सागर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्राचीन काल से बहुत अधिक नहीं बदली है। इसके अलावा इन सभी लोगों के पीछे सुपर फोर्सेस हैं। वे स्वर्गीय खजाने खाकर बड़े हुए हैं, इसलिए उनके पास जो खजाना है वो आपसे मजबूत है। जैसा कि कहा जाता है, वे आपसे बेहतर खाते हैं, आपसे बेहतर कपड़े पहनते हैं और बेहतर जगहों पर रहते हैं। इसके अलावा ये प्रतिभाओं का युग है। उनकी प्रतिभा भी बुरी नहीं है। ये उचित है कि वे अब आपसे अधिक मजबूत हैं। हालांकि ये जो बस शुरुआत है, आपके पास अभी भी चरम मार्शल एम्परर्स को पकड़ने का मौका है। जब आप मार्शल एम्परर बन जाएंगे तो आप सभी एक ही शुरुआती लाइन पर होंगे। अर्जुन देव बेबसी से मन ही मन मुस्कुराया। हालांकि रुद्र भाटी कभी कभी दिखावा करना पसंद करते थे, लेकिन फिर भी वे अंत में एक दोस्त थे। धन्यवाद। हालांकि मुझे इसकी वास्तव में परवाह नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के लिए एक ही समय में वापस आना बहुत बड़ा संयोग है? यह सुनकर रुद्र भाटी दंग रह गए। संयोग? क्या संयोग? रुद्र भाटी के बोलने के ठीक बाद उन्होंने इस बारे में सोचा और समझ गए कि अर्जुन देव का क्या मतलब है। जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा तो कोई भी युद्ध क्षेत्र के अनुभवात्मक प्रशिक्षण के दौरान मुख्य शिविर में नहीं लौटेगा। वे चौकी द्वीपों पर कुछ छोटी मोटी बातों को सुलझा सकते हैं। वे कब लौटेंगे इसका कोई पैटर्न नहीं था। हालांकि आज असीम सागर की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं एक ही दिन लौटी थीं, जैसे कि उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा कर ली हो। ये वास्तव में बहुत अधिक संयोग था। अर्जुन देव ने आगे कहा, तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है। हमें अगले कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। कम से कम हमें इन सभी लोगों के जाने के बाद ही जाना चाहिए।
छुट्टी लेने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। रुद्र भाटी अपने गुप्त खजाने को मरम्मत करना चाहते थे और अर्जुन देव आत्मा संग्रह करने वाले मोती की शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक जगह खोजना चाहते थे। अर्जुन देव हॉल से बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद वे किसी से मिले। वे रुकने से नहीं रोक सके। ये पीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर थे जिनसे वे कुछ दिन पहले मिले थे। जब पीले वस्त्र वाले कल्टीवेटर ने अर्जुन देव को हॉल से बाहर आते देखा तो उनके भाव जम गए। द ईविल मून पवेलियन के जुबैर, द व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन अर्जुन देव, दोनों ने एक ही समय में जांच से पूछने से पहले नजरों का आदान प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि जब अर्जुन देव दूसरे पक्ष की पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे तो पीले वस्त्र वाला कल्टीवेटर भी अर्जुन देव की पहचान जानने की कोशिश कर रहा था। पीले वस्त्र पहने कल्टीवेटर जुबैर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं उस समय आपकी पहचान की पुष्टि कर सकता था तो आप अब यहाँ खड़े नहीं होते। जुबैर का स्वर शांत था और उसकी अभिव्यक्ति कोमल थी। हालांकि उसके शब्दों के पीछे का मतलब दमनकारी था। उसे अर्जुन देव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये ऐसा था जैसे वो किसी भी क्षण अर्जुन देव को कुचलकर मार सकता था। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस समय आपकी मूवमेंट तकनीक भी बहुत उत्कृष्ट थी। आप बिना किसी निशान के आए और चले गए। आप पहले ही कोई निशान नहीं छोड़ने का सार समझ चुके हैं। स्वाभाविक रूप से जुबैर बता सकता था कि अर्जुन देव उसका मजाक उड़ा रहा है, कि वो कायर है और बिना लड़ाई के भाग रहा है। जुबैर के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। उन्होंने उदासीनता से कहा, शुभकामनाएं। बैटलफील्ड में आपने मुझसे नहीं भागना बेहतर था। पवेलियन मास्टर ने पहले ही आदेश दे दिया था। अगर मैं आपको नहीं मारूंगा तो मैं पवेलियन मास्टर का पद प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मुझे पवेलियन मास्टर की स्थिति की परवाह नहीं है, लेकिन मैं उनकी दया का बदला लेने के लिए आपके सिर का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं रखता। जुबैर के बोलने के बाद उसने अपनी आस्तीन झटकी और अर्जुन देव के शरीर के ऊपर से कूद गया और बड़े कदमों से महल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। जुबैर एक लघुपूर्ण हाफ स्टेप मार्शल एम्परर था। हालांकि उसने जो युद्ध कौशल प्रदर्शित किया वो एक महान पूर्ण हाफ स्टेप मार्शल एम्परर का प्रतिद्वंदी हो सकता था। जुबैर की मार्शल तकनीक, जो बर्फ और आग की चरम विशेषता थी, दूसरों में डर पैदा करती थी। सबसे खास बात यह थी कि यह व्यक्ति बहुत सतर्क था। उसने चीजों के बारे में सोचा था, जानता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, और जानता था कि कैसे सहन करना है। यदि जुबैर कोई कदम नहीं उठाता था तो ठीक था, लेकिन एक बार जब वो एक कदम उठा लेता था तो उसे जीत का भरोसा हो जाता था। अर्जुन देव ने अपनी ताकत जुबैर से तुलना की। उन्होंने पाया कि जुबैर की समग्र वायु क्षमता उनकी तुलना में बहुत मजबूत थी। कम से कम अर्जुन देव 20 उच्च रैंक वाले विंग्ड डेमन्स के खिलाफ एक ही समय में लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इस व्यक्ति द्वारा लक्षित किया जाना समस्याग्रस्त होगा। अर्जुन देव को जल्दी ही अपनी कुशलता सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग तक बढ़ानी होगी, अन्यथा उनके पास जीत की केवल 40% संभावना होगी। महल से निकलने के बाद अर्जुन देव ने भीड़ से बहुत दूर दिव्य ड्रैगन युद्धपोत पर एक एकांत आंगन खोजने के लिए एक बड़ी राशि खर्च की। शिव। जब अर्जुन देव आंगन में पहुंचे तो निशा तुरंत स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर निकल आई। अर्जुन देव ने एक बगल वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आप अगले कुछ दिनों तक वहां रह सकते हैं। मैं अल्प अवधि में बाहर नहीं जाऊंगा। निशा ने अर्जुन देव का धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कहा, वे व्यक्ति आपसे बहुत मजबूत है। हालांकि वो आकस्मिक लग रहा था, लेकिन वो वास्तव में आपको मारने पर दृढ़ है। आपको इस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। ईरिस दानव लोगों के दिलों को पढ़ने में माहिर होते हैं। महल के बाहर जुबैर ने लापरवाही से बात की। उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं फीकी पड़ी। हालांकि उसके दिल में छिपी हुई हत्या की इरादा निशा जैसे उच्च रैंक वाले दानव से नहीं छिपाया जा सकता था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।